स्टैक ऑफ ब्लॉक जो पिछली बार किया था हम लोगों ने, उसमें नीचे सरफेस को फ्रिक्शनलेस माना गया था, ग्राउंड को फ्रिक्शनलेस मान के सॉल्व किया गया था, और आज उसी का एडवांस वर्जन कर रहे हो। ब्लॉक्स का स्टैक होगा प्लस ग्राउंड को भी रफ मान के चल रहे हैं यहाँ पर। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझो। फर्स्ट एग्जांपल देखो आप यहाँ पर। इसमें कैसे करेंगे देखो आप, देखिए दो ब्लॉक्स दे रखे हैं आपको, 4 किलोग्राम के 2 किलोग्राम के। फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स मेंशन्ड है। 0.5 नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में है, और 0.4 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिख रहा है आपको वो 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के बीच में है। 0.4 बिटवीन द ब्लॉक्स है, 0.5 बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, उनके बीच में है। कैपिटल एफ की जो फोर्स लगाई गई है वो 20 न्यूटन की है, और फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। मैं ये चाहूंगा जरा 2 मिनट ट्राई करें आप इसको, थोड़ा सा ट्राई करके, और तब देखो क्या बनता है इसमें आंसर। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे देखो, बिल्कुल ठीक है। पहले तो आप फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन दिखाओ क्या बनेगी। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अगर इसमें डायग्राम में दिखाना चाहेंगे तो दो दो फ्रिक्शंस आएंगे। तो सबसे पहले ग्राउंड वाले, सबसे पहले आप उस ब्लॉक से स्टार्ट किया करो जहां पर फोर्स लगाया गया है। तो फोर्स 4 किलोग्राम पे लगाया गया है, तो 4 किलोग्राम पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट साइड पर दिखाएंगे। तो 4 किलोग्राम पर ग्राउंड की वजह से भी लेफ्ट साइड फ्रिक्शन दिखाएंगे अप्लाइड फोर्स के अपोजिट, और जो ऊपर 2 किलोग्राम का ब्लॉक है उसकी वजह से भी 4 किलोग्राम पर बैक साइड का फ्रिक्शन दिखाओगे आप लेफ्ट साइड पर। दोनों फ्रिक्शंस लेफ्ट साइड पे होंगे। और एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से 2 किलोग्राम बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे बाय एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के हिसाब से। ग्राउंड वाले फ्रिक्शन को हम, या सरफेस वाले फ्रिक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं, फ्रिक्शन बाय सरफेस। और ब्लॉक्स वाले फ्रिक्शन को मैं डिनोट कर रहा हूँ एफ बी से, दैट मींस फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक्स, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स कह सकते हो। सबसे पहले तो ये आप चेक करोगे कि फ्रिक्शन बाय द सरफेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही है और फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही है। दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर कैलकुलेट करें म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल से, तो ये म्यू सरफेस वाला लेंगे, नॉर्मल बाय द सरफेस लेंगे। यहाँ पर म्यू ब्लॉक्स वाला कंसिडर करेंगे, नॉर्मल बाय द ब्लॉक्स वाला कंसिडर करोगे। अब नॉर्मल बाय ब्लॉक कितना लगेगा और नॉर्मल बाय सरफेस कितना होगा ये भी कैलकुलेट करो। म्यू ऑफ सरफेस तो दे रखा है 0.5, नॉर्मल बाय दिस सरफेस जो नीचे रखा है, तो सरफेस के थ्रू जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगी, नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस, वो टोटल 6 किलोग्राम बॉडी के ऊपर लग रही है। तो 6 इंटू जी 60, दैट मीन 30 न्यूटन का फोर्स हो गया वो। उसके बाद ब्लॉक्स वाला निकालोगे तो आप ये 0.4 मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल, और ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल लगेगा 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बीच में जो नॉर्मल आएगा वो 2 किलोग्राम बॉडी के करस्पॉन्डिंग होगा, यानी 2 इंटू जी 20, दैट मीन्स 8 न्यूटन का। अब इसको प्रोसीड करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप देखिए इसमें 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में हमेशा 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, और वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी वो देखो आप। नंबर 1, दोनों ही ब्लॉक्स रेस्ट पे हों, बोथ एट रेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, बोथ मूव टुगेदर। सेकंड पॉसिबिलिटी ये होगी कि दोनों साथ साथ चले, सेम एक्सेलरेशन से चले आगे, बोथ मूव टुगेदर। और नंबर 3 पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों के दोनों ब्लॉक्स अलग अलग एक्सेलरेशन से चले। तो उसमें ना पॉसिबिलिटीज को चेक करना पड़ता है कि क्या केस बनेगा, बोथ मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, ये तीसरी पॉसिबिलिटी। तो एक एक करके इसको चेक करोगे। सबसे पहले ना आप मतलब इसी सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ना होगा न्यूमेरिकल करने के लिए, सेम सीक्वेंस में आगे जाओगे। पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी की को चेक करेंगे। चेक करने का मतलब ये होता है कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी से आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और अगर वो मैक्सिमम वैल्यू से कम आ रही है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी 1 ट्रू हो जाएगी। अगर, तो इसको करके दिखाता हूं मैं एक बार। अगर मैं पॉसिबिलिटी नंबर 1 को लूं कि जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है उसको अगर हम एज्यूम करें कि पहली वाली पॉसिबिलिटी ही यहाँ पर आएगी, एज्यूम कर रहे हैं इसको, एज्यूम की दोनों रेस्ट पे हैं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएंगे। बॉडीज अगर रेस्ट पे हैं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से इन सारी बॉडीज पर फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो फोर्सेस बैलेंस करने के लिए अगर 4 किलोग्राम बॉडी की हम इक्वेशन बनाएंगे, तो 4 किलोग्राम बॉडी पर फोर्स बैलेंस करने के लिए राइट साइड का फोर्स कैपिटल एफ और लेफ्ट साइड की फोर्स फ्रिक्शन बाय सरफेस एंड लेफ्ट साइड का फोर्स फ्रिक्शन बाय ब्लॉक, ये एक दूसरे को बैलेंस करें, फर्स्ट इक्वेशन। और 2 किलोग्राम बॉडी के लिए अगर हम बात करेंगे तो 2 किलोग्राम बॉडी के लिए अंडर द एजम्पशन दैट बोथ ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, फोर्सेस ऑन 2 किलोग्राम बॉडी मस्ट बी बैलेंस्ड। बट 2 किलोग्राम बॉडी पर सिर्फ एक ही हॉरिजेंटल फोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पर। 2 किलोग्राम बॉडी पर सिंगल हॉरिजेंटल फोर्स है, वो है फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक्स। तो जो फ्रिक्शन बाय ब्लॉक लग रहा है 2 किलोग्राम बॉडी पर, वो सिंगल फोर्स है। उस सिंगल फोर्स को जीरो होना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने माना है बॉडीज रेस्ट पे है।
अब इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इनके सोल्यूशन ये आ रहे हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके एफ बी तो डायरेक्टली जीरो आ रहा है, और एफ बी को जीरो पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में जब, तो फ्रिक्शन बाय सरफेस की जो वैल्यू बनेगी वो कैपिटल एफ के बराबर है, और कैपिटल एफ 20 न्यूटन दे रखा है यहाँ पर, मीन्स 20 न्यूटन। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ब्लॉक का फ्रिक्शन जीरो और सरफेस का फ्रिक्शन 20, ये दोनों वैल्यूज क्या अपनी लिमिटिंग वैल्यू से छोटी हैं या अपनी लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है। तो लिमिटिंग वैल्यूज हम लोगों ने पहले ही चेक कर रखी है। ब्लॉक का मैक्सिमम फ्रिक्शन है 80, और मिनिमम आप सबको पता होना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है ब्लॉक्स की। सिमिलरली सरफेस का भी मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो मिनिमम जीरो होता है। तो जो भी आपने आंसर कैलकुलेट किया है वो 0 से 30 के बीच में अगर आ रहा है या फिर 0 से 8 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब एजम्पशन सही है, और यही मेरा आंसर आ भी रहा है। फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है ब्लॉक्स की 0 है तो ये पॉसिबल वैल्यू है। फ्रिक्शन बाय सरफेस 20 है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये 30 से कम आ रहा है। दोनों पॉसिबिलिटीज सही है। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में बोथ ऑफ द ब्लॉक्स विल बी एट रेस्ट, यही इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों ब्लॉक मोशन में जाएंगे ही नहीं, स्टेशनरी ब्लॉक्स रहेंगे ये, और ब्लॉक्स का फ्रिक्शन जीरो रहेगा और सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो 20 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। आगे के जितने भी क्वेश्चंस करोगे आप इसको इसी तरीके से करेंगे। पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी चेक होगी, फिर सेकंड पॉसिबिलिटी चेक होगी, फिर थर्ड पॉसिबिलिटी चेक होगी। नेक्स्ट एग्जांपल में दिखा रहे हैं इसको, देखो ये डिफरेंट डेटा है। 2 किलोग्राम ऊपर रखा है, 4 किलोग्राम नीचे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके सामने लिखे गए हैं यहाँ पर। ये ब्लॉक्स वाला कोफिशिएंट है 0.5, सरफेस वाला 0.4, और कैपिटल एफ यहाँ पर 30 न्यूटन लगा रहे हो। स्टेप 1 पर आप फ्रिक्शन फोर्स दिखाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सबसे पहले उस ब्लॉक पर दिखाई जाएगी जिस ब्लॉक पर फोर्स लगाई है, यानी कि 4 किलोग्राम पर, और उस पर फ्रिक्शन दोनों तरफ लेफ्ट दिखाएंगे। ब्लॉक्स की वजह से भी लेफ्ट साइड पर दिखाएंगे और सरफेस की वजह से भी लेफ्ट साइड फ्रिक्शन दिखाएंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर से 2 किलोग्राम बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स आप फॉरवर्ड दिखाओगे ऑन 2 किलोग्राम। तो पहला स्टेप हमेशा फोर्सेस की डायरेक्शंस का होता है जो कि सही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन सरफेस, फ्रिक्शन ब्लॉक, और यहाँ पर भी उसका रिएक्शन है सो फ्रिक्शन ब्लॉक। अब आप क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी 1 को आप चेक करोगे। पॉसिबिलिटी 1 थी कि दोनों रेस्ट पे हों, बोथ एट रेस्ट। पहले इसको चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो बोथ एट रेस्ट अगर हम मानते हैं तो इससे हमारी क्या इक्वेशंस बनेगी, देखो बोथ एट रेस्ट मानने पर 2 किलोग्राम बॉडी के लिए फिर से आप कहोगे एफ बी जीरो होना चाहिए, एंड 4 किलोग्राम बॉडी के लिए कैपिटल एफ की वैल्यू एफ एस प्लस एफ बी होनी चाहिए। अब अगर एफ बी को जीरो माना है हम लोगों ने तो इसका मतलब कि एफ एस की जो वैल्यू है वो कैपिटल एफ के बराबर आनी चाहिए, और कैपिटल एफ क्योंकि यहाँ 30 न्यूटन है सो दैट मीन्स कि एफ एस 30 न्यूटन होना चाहिए। अब पॉसिबिलिटी थी, मतलब एक तरीके से ये एजम्पशन था, आप श्योर नहीं थे कि ऐसा होगा, हम लोगों ने माना है कि ऐसा होगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि हमने जो माना था वो सही माना था या हम लोगों ने गलत मान लिया इसमें, इसको चेक करने के लिए आप फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करो उसको। तो एफ बी की एक बार फिर से मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे कितनी है, और एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये चेक करेंगे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन सरफेस पे जो लगेगा वो 0.4 कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय सरफेस का नॉर्मल 6 किलोग्राम के हिसाब से 60 यानी कि 24 न्यूटन। ब्लॉक्स वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 और नॉर्मल बाय द ब्लॉक्स 20 यानी कि 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन ब्लॉक्स का मैक्सिमम फ्रिक्शन है और 24 न्यूटन सरफेस का मैक्सिमम फ्रिक्शन है, लेकिन हमारी पॉसिबिलिटी 1 के हिसाब से ब्लॉक्स का फ्रिक्शन जीरो आ रहा है, तो ठीक है ये तो पॉसिबल है, लेकिन सरफेस का फ्रिक्शन आप 30 न्यूटन कैलकुलेट कर रहे हो अंडर द एजम्पशन दैट बोथ ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। तो इस एजम्पशन पे सरफेस वाला फ्रिक्शन जो 30 न्यूटन कैलकुलेट किया जा रहा है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हो आप, दैट मीन्स कि ये पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि इस न्यूमेरिकल में दोनों ब्लॉक रेस्ट पे नहीं होंगे, ये क्लियर हो चुका है। अब जब दोनों ब्लॉक रेस्ट, इसका मतलब ये रॉन्ग एजम्पशन हो गई, गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद आप मूव करोगे सेकंड पॉसिबिलिटी पर। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी कि दोनों एक साथ चलेंगे, सेकंड पॉसिबिलिटी बोथ मूव टुगेदर, मतलब ये कंफर्म हो गया कि बॉडीज चलेंगी। अब हम ये मान के चल रहे कि वो साथ साथ चलेंगे। सेकंड अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बोथ मूव टुगेदर का मतलब होता है उनमें सेम एक्सेलरेशन आएंगी, दैट मीन सेम एक्सेलरेशन मान करके आप इक्वेशंस बनाओ। तो अब इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, देखो आप इक्वेशन अगर हम 2 किलोग्राम बॉडी के लिए बनाएंगे, फॉर 2 किलोग्राम बॉडी अगर मैं इक्वेशन बनाऊं ये मान करके कि वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसका एक्सेलरेट होगा फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक की वजह से। तो आप लिखोगे फ्रिक्शन बाय ब्लॉक शुड बी इक्वल टू इसका मास m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन a, फर्स्ट इक्वेशन। और अगर मैं 4 किलोग्राम बॉडी की इक्वेशन बनाऊं तो उसके लिए इक्वेशन बनेगी
अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ जो कि 30 न्यूटन है, माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक एंड फ्रिक्शन बाय सरफेस इक्वल टू ए। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। बट यहाँ पर ना एक और पॉइंट होगा, जब हमारा पहला एजम्पशन गलत हो चुका है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि एजम्पशंस गलत होते हैं तो उससे एक फायदा भी होता है आपको। फायदा ये होता है कि जब आपका सरफेस वाला फ्रिक्शन की कैलकुलेटेड वैल्यू, सरफेस वाले फ्रिक्शन की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपने निकाली है, जब वो उसके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ गई, तो यहाँ से आप एक चीज के बारे में कंफर्म हो सकते हो। अगर एजम्पशन के बाद फ्रिक्शन की कैलकुलेटेड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो रही है, तो ये सिर्फ एक चीज को कंफर्म करता है कि जो सरफेस पर फ्रिक्शन लगेगा अब वो स्टैटिक न लग करके अब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालना चाहते हो आप, तो एग्जैक्ट वैल्यू म्यू इंटू एन से ही निकालेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो कोफिशिएंट दे रखे हैं ये स्टैटिक और काइनेटिक वाले बराबर बराबर हैं। ये मान के चल रहे हैं कि स्टैटिक कोफिशिएंट और काइनेटिक कोफिशिएंट्स इक्वल है यहाँ पर। मतलब कि इस सेकंड इक्वेशन में आप एफ एस की वैल्यू को रिप्लेस करोगे। सरफेस वाला फ्रिक्शन क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन बन चुका है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से, म्यू इंटू एन वाली वैल्यू से। म्यू इंटू एन वाली वैल्यू यहाँ पर 24 है, दैट मीन्स एफ एस को तो आप 24 से रिप्लेस कर दे। और अब इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप एफ बी को कैलकुलेट करें कि एफ बी कितना आएगा। राइट साइड पर एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मास मल्टीप्लाई करना फोर होगा सर। हाँ, वो मास मल्टीप्लाई करना रह गया है, सही कह रहे हो, 4 होगा यहाँ पर। एनीवे चलिए इन दोनों को जल्दी से कैलकुलेट करके देखो कि फ्रिक्शन ब्लॉक्स के बीच में कितना आ रहा है। अगर इन दोनों को कैलकुलेट करें, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, एफ बी और ए अननोन्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है और यहाँ से पता लगाएंगे कि एफ बी की क्या वैल्यू बनती है और ए की क्या वैल्यू बनती है। जरा एक बार 2 न्यूटन और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ बी कितना आ रहा है बच्चा? एफ बी की वैल्यू 2 न्यूटन 2 न्यूटन और एक्सेलरेशन की वैल्यू 1। 1। तो अब क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चीज पॉसिबल है? पॉसिबिलिटीज हमेशा ऐसे देखा जी करो, सर। जो हाँ जो इक्वेशन से कैलकुलेट हो रहा है ना आपका, जो इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर रहे हो, बस ये देखा करो कि ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा तो नहीं कैलकुलेट हो गया। तो हम लोगों ने एफ बी कैलकुलेट किया है 2 न्यूटन का, जबकि मैक्सिमम वैल्यू उसकी 10 न्यूटन की है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन मैक्सिमम वैल्यू है। दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 1 तो गलत हो गई हमारी, लेकिन पॉसिबिलिटी 1 बाई चांस आपकी करेक्ट हो गई। दैट मीन्स कि ये ट्रू ट्रू पॉसिबिलिटी हो गई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली ये हुआ कि ये दोनों ब्लॉक चलेंगे। फाइनल आंसर जब दोगे आप इस क्वेश्चन के, अगर आप इसके फाइनल आंसर देना चाहें कि इसमें होगा क्या, तो फाइनल आंसर आपका ये बन गया कि acceleration of 2 kilogram body will be equal to the acceleration of 4 kilogram body and that will be equals to 1 meter per second square। दोनों का acceleration इतना होगा। फ्रिक्शन जो ब्लॉक्स के बीच में लगेगा वो 2 न्यूटन का लगेगा और फ्रिक्शन जो सरफेस पे लगेगा वो तो काइनेटिक वाला फ्रिक्शन है, इसलिए वो 24 न्यूटन लगेगा। ये इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। आया समझ में आपको? यस सर। सीक्वेंसिंग ये रखेंगे यार, सीक्वेंसिंग 3 पॉसिबिलिटीज मैं फिर दिखा दे रहा हूँ आपको। 3 पॉसिबिलिटीज पे चलिएगा। सबसे पहले दोनों को रेस्ट पे मान के सॉल्व करिए, उसके बाद दोनों को साथ में लेके चलिए, उसके बाद जब पहली दोनों पॉसिबिलिटीज अगर गलत हो जाए तो फिर एक ही बचता है तीसरा वाला पॉसिबिलिटी। एक और एग्जांपल है, इसमें फोर्स ऊपर वाले बॉडी पर लगाया है, जानबूझ करके मैंने क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप के लिए हैं। तो फिर से फ्रिक्शन जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया उस स्टेटमेंट को फॉलो करिए। सबसे पहले फ्रिक्शन आप दिखाओगे 3 किलोग्राम बॉडी पर, क्योंकि फोर्स को 3 किलोग्राम बॉडी पर लगाया है तो फ्रिक्शन भी हम 3 किलोग्राम पे ही दिखाएंगे सबसे पहले। और सबसे पहले जब 3 किलोग्राम पर फ्रिक्शन दिखाओगे तो उस 3 किलोग्राम बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इसके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट आप यहाँ पर फ्रिक्शन दिखाएंगे। उसका रिएक्शन 2 किलोग्राम बॉडी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। पहले तो ये फ्रिक्शन दिखाएंगे आप ब्लॉक्स के बीच में। तो एफ ब्लॉक्स लेफ्ट साइड और एफ ब्लॉक राइट साइड दो फ्रिक्शन दिखाएंगे। एक फ्रिक्शन 3 किलोग्राम बॉडी के ऊपर लगेगा और एक फ्रिक्शन 2 किलोग्राम बॉडी के ऊपर लगेगा। अब हम 2 किलोग्राम बॉडी के ऊपर आएंगे। तो 2 किलोग्राम बॉडी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक वाला फ्रिक्शन लग रहा है। 2 किलोग्राम बॉडी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक वाला फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से, मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक वाला फ्रिक्शन लग रहा है 2 किलोग्राम पर, उसकी वजह से 2 किलोग्राम बॉडी की एक टेंडेंसी डेवलप होगी फॉरवर्ड जाने की।
और जब 2 किलोग्राम की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने की, तो उस टेंडेंसी को रजिस्ट करने के लिए जो सरफेस होगा वो इस 2 किलोग्राम बॉडी पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। और किधर की तरफ लगाएगा, तो उसका आंसर है कि जिस तरफ 2 किलोग्राम बॉडी चलना चाहता है, तो 2 किलोग्राम बॉडी राइट साइड जाना चाहता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द अपर ब्लॉक। देयरफॉर फ्रिक्शन बाय सरफेस ऑन द 2 किलोग्राम बॉडी शुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। डायरेक्शन सही होगा तभी आगे का पार्ट सही आएगा आपका। ठीक, अब आप स्टार्ट करोगे इसको फिर से, तो हमने सबसे पहले किया कि फर्स्ट पॉसिबिलिटीज पर आए। पॉसिबिलिटी नंबर 1 जिसमें माना गया कि दोनों रेस्ट पे हैं, बोथ एट रेस्ट। अब इसको देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटी ट्रू होगी या गलत होगी। बोथ एट रेस्ट मान के चलते हैं, तो बोथ एट रेस्ट का मतलब सिंपली आपको फोर्सेस बैलेंस कर देने हैं, या अगर सिंगल फोर्स है तो उसको जीरो कर देना है। तो देखो क्या बनेगा इक्वेशन, 3 किलोग्राम बॉडी के लिए 3 किलोग्राम बॉडी के ऊपर तो दो फोर्स दिख रहे हैं आपको, अप्लाइड फोर्स और ब्लॉक का फ्रिक्शन, यानी कि एफ ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ। और 2 किलोग्राम बॉडी के लिए अगर हम चलते हैं तो 2 किलोग्राम बॉडी पर राइट साइड डायरेक्शन में एफ बी है और लेफ्ट साइड डायरेक्शन में एफ एस है। अब इनसे क्या कैलकुलेशन आती है आपकी, ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस के कैलकुलेशंस क्या आते हैं। कैपिटल एफ 12 दे रखा है, तो कैपिटल एफ 12 दे रखा है, तो 3 किलोग्राम बॉडी की जो इक्वेशन बनाई है आपने, उससे ब्लॉक वाला फ्रिक्शन तो 12 न्यूटन आ गया, और सेकंड 2 किलोग्राम बॉडी की जो इक्वेशन बनाई है उससे एफ बी बराबर एफ एस है, इसका मतलब एफ एस भी 12 न्यूटन आएगा। अब हमें नहीं पता कि ये आंसर सही है कि गलत है, तो हम इनको चेक करेंगे फिर उसी तरीके से। एक बार फिर आप इसको कंफर्म करो एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू और एफ एस की मैक्सिमम वैल्यूज को लेकर के। तो मैक्सिमम ऑफ एफ बी इज 0.6 मल्टीप्लाइड बाय वहां का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि 3 किलोग्राम के हिसाब से 30 यानी कि 18 न्यूटन। सरफेस का मैक्सिमम फ्रिक्शन 0.3 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल एट द सरफेस, वो 3 + 2 5 किलोग्राम के हिसाब से 50 यानी कि 15 न्यूटन। अब आप कंफर्म करके बताएं क्या हमारा ये एजम्पशन सही था। मैक्सिमम वैल्यू जो दिख रही है फ्रिक्शन की और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है एजम्पशन के बेसिस पर, तो क्या हमने सही एजम्पशन माना है कि कुछ गलत एजम्पशन हो गया है। बोले फ्रिक्शन ब्लॉक्स सही है का सर, सही है। 18 और 15 है, और हमके दोनों आंसर मेरे 12 आ रहे हैं, तो दोनों ही अब लेस है, दोनों के दोनों लेस है मैक्सिमम वैल्यू से। Yes. तो इसका मतलब एजम्पशन सही है। नहीं, इस न्यूमेरिकल में फाइनल आंसर क्या देंगे, फाइनल आंसर इस न्यूमेरिकल का अगर देना चाहोगे तो फाइनल आंसर आपको ये देना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, एक्सेलरेशन दोनों का ही जीरो होगा, क्योंकि पहला ही एजम्पशन जब ट्रू हो गया तो मासेस रेस्ट पे रहेंगे। फ्रिक्शन जो ब्लॉक्स के बीच में लग रहा है वो 12 न्यूटन लग रहा है, और फ्रिक्शन जो सरफेस पे लग रहा है वो भी 12 न्यूटन का ही लग रहा है। ये इसके फाइनल आंसर से। तो कभी कभी लक अच्छा होता है कि पहले एजम्पशन से ही आंसर आ जाता है, कभी कभी लक अगर खराब है तो पहला एजम्पशन मान लो गलत हो गया तो दूसरा एजम्पशन जाओगे, और ज्यादा लक खराब है तो वो भी गलत होगा तो तीसरे एजम्पशन पे जाओ। बट ज्यादातर क्वेश्चंस में एग्जाम में इतना ऐसा नहीं होता है, इतना भी बैड लक नहीं होता कि आप एजम्पशन ही मानते रहिए। मोस्टली आपका आंसर फर्स्ट एजम्पशन पे या सेकंड एजम्पशन पे आ जाता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो अब इसमें मैं डायरेक्टली फ्रिक्शन दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस किया है पीछे के न्यूमेरिकल्स में, वही चीज यहाँ पर भी है। तो हम पहले फ्रिक्शंस को दिखाएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन ब्लॉक्स और ये फ्रिक्शन सरफेस। तो पॉसिबिलिटी 1 P1 मतलब पॉसिबिलिटी 1, जिसमें क्या माना, बोथ एट रेस्ट। तो बोथ एट रेस्ट का मतलब अब आपकी इक्वेशन 3 किलोग्राम बॉडी के लिए बनेगी, एफ बी इक्वल टू कैपिटल एफ और एफ एस इक्वल टू एफ बी। सोल्यूशन पार्ट पे जाओ इसके। कैपिटल एफ की वैल्यू 18 न्यूटन दे रखी है, इसका मतलब एफ बी बराबर 18 न्यूटन, और एफ एस एफ बी के बराबर है, यानी एफ एस बराबर 18 न्यूटन। अब आपको देखना है फिर से वही चीज, तो मैक्सिमम वैल्यूज वही आएंगी बच्चा जो यहाँ पर है, क्योंकि सेम डेटा यूज किया जा रहा है। तो एफ बी की मैक्सिमम 18 थी और एफ एस की मैक्सिमम 15 थी, तो सेम डेटा यूज किया है, इसलिए जल्दी जल्दी हम कैलकुलेशंस करेंगे। एफ बी मैक्सिमम 18 है म्यू इंटू नॉर्मल से, और एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू है 15 म्यू इंटू नॉर्मल से। और आपके पॉसिबिलिटी 1 पे, पॉसिबिलिटी नंबर 1 जिसमें ये मान रहे हो कि दोनों रेस्ट पे हैं, ये आपकी वैल्यूज कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाती है, बेस्ड ऑन इक्वेशंस, कैलकुलेशन है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब आपको क्या लगता है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है क्या वो मैक्सिमम वैल्यू से कम आ रही है या ज्यादा आ रही है? तो ज्यादा आ रही है। हाँ, एक ज्यादा आ रही है। एफ बी वाला तो ठीक है, एफ बी वाला तो मैक्सिमम के बराबर आ रहा है, लेकिन सरफेस वाला फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन 15 न्यूटन से भी ज्यादा हो गया।
तो जैसे ही ये चीज हो जाए, इसका मतलब आप कह सकते हो कि दैट मीन्स बैड लक, यानी कि एजम्पशन गलत हो गया आपका, रॉन्ग एजम्पशन माना आपने, मतलब जो गेस किया था वो गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कभी कभी गेस गलत हो जाते, और हम लोग को तो कभी कभी होते हैं। आप तो एग्जाम्स में जो गेस करते हैं वो तो हमेशा ही गलत होते हैं। अब आप क्या करेंगे, फिर आप दूसरी पॉसिबिलिटी पे चलेंगे, पॉसिबिलिटी नंबर 2, जिसमें आप ये मानेंगे कि बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब इसके लिए देखो क्या बनेगा, अगर दोनों को एक साथ लेके चलना है आपको, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर मतलब सेम एक्सेलरेशन हो गया, तो अब आप एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगाएंगे, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो करेंगे यहाँ पर, फोर्सेस को बैलेंस नहीं करना आपको, एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन बनाना है। तो 3 किलोग्राम के लिए, 3 किलोग्राम बॉडी पर राइट साइड कैपिटल एफ, लेफ्ट साइड पर एफ बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय ए, फर्स्ट इक्वेशन। 2 किलोग्राम बॉडी के लिए राइट साइड डायरेक्शन में एफ बी और लेफ्ट साइड डायरेक्शन में एफ एस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। लेकिन जब एजम्पशन गलत होता है ना, तो एक फ्रिक्शन की वैल्यू कंफर्म हो जाती है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ आपसे, तो कौन सा फ्रिक्शन आपके यहाँ कंफर्म हो चुका है इससे? पॉसिबिलिटी 1 के गलत होने से आप किस फ्रिक्शन के बारे में श्योर हो चुके हो कि वो काइनेटिक हो चुका होगा? कौन सा फ्रिक्शन जो है सर ब्लॉक 2 kg वाला। नहीं नहीं, सरफेस एफएस जो कैलकुलेटेड वैल्यू एफएस है, वाला सर। एफएस ठीक, हाँ जी, एफएस वाला। हाँ, पहले एजम्पशन में किसके, कौन से फ्रिक्शन की कैलकुलेटेड वैल्यू मैक्सिमम को क्रॉस कर रही है? तो वो आंसर है सरफेस वाला। सरफेस वाला फ्रिक्शन की कैलकुलेटेड वैल्यू बेस्ड ऑन द फर्स्ट एजम्पशन इज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू। तो इससे ये मालूम चल जाता है, ठीक है एजम्पशन गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप इससे एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि एफ एस काइनेटिक हो गया, ये क्लियर हो गया आपका कि सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जब वो काइनेटिक लगेगा तो वो म्यू इंटू नॉर्मल से कैलकुलेट होगा, और वो 15 न्यूटन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एफ एस है ये आप 15 न्यूटन रखें, और फिर इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप सॉल्व करके एक बार फिर बताना है आपको कि ए कितना आएगा और एफ बी कितना आएगा, इन दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बताइए क्या आंसर बन रहा है इसका। एफ एस को 15 रखिए आप वहां पर, और कैपिटल एफ को 18, कैपिटल एफ 18 है, तो कैपिटल एफ की जगह पर आप 18 कर दो, यानी कि 18 माइनस एफ बी इक्वल टू 3a, और एफ बी माइनस 15 इक्वल टू 2a, और इनसे देखेंगे कि ए और एफ बी की क्या वैल्यूज बनती है हमारे पास। मेरे हिसाब से जो ए है वो आई थिंक 3/5 यानी 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एफ बी इसके हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे तो 18 माइनस 3 इंटू 0.6, सर 9 आ रहा। नहीं 9 कैसे आएगा, 3 इंटू 0.6 1.8, और 18 माइनस मेरे ख्याल से ये 16.2 आ रहा शायद। यस सर। यस सर एफ बी 16.2 आएगा, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, एफ बी 16.2 तो हो सकता है ना, मैक्सिमम 18 था वो, तो 16.2 तो पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया कि ठीक है इस बार मेरा गुड लक था, एक पहले वाले में बैड लक था, अभी गुड लक हो गया, मेरा एजम्पशन सही हो गया मेरा जो माना था, और यही इसका आंसर हो गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एक्सेलरेशन दोनों के लिए 0.6 हो जाएगा, ब्लॉक वाला फ्रिक्शन 16.2 होगा, सरफेस वाला फ्रिक्शन 15 हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन के एजम्पशन से। सर बताओ। सर एक वो होता है ना सर, जो डायरेक्ट हम लोग टोटल फोर्स से टोटल मास डिवाइड कर देते हैं सर, वो इसमें कैसे निकलेगा? उससे एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, वो समझ नहीं आ रहा। उससे आएगा, देखो अगर अगर अच्छा आप ये कह रहे हो कि दोनों ब्लॉक अगर एक साथ सर चल रहे पिछले वाले में तो आ गया था उससे, इसमें भी आएगा, थोड़ा डाउट हो इसमें भी रहा नहीं आएगा, आएगा आएगा, लेकिन पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालते हो ये वहीं पर निकालना जहां पर दोनों ब्लॉक साथ चले, ये तो Right. है ना, तो ये Yes. दोनों ठीक है, ये दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं। तो ये बताओ, आपको कल जब क्लास हुई थी तब इंटरनल एक्सटर्नल समझाया था मैंने आपको कि जब ये दोनों साथ चल रहे हैं तो अगर आप इन दोनों को मिला करके एक यूनिट मान लेते हो, आप ये मानते हो कि दोनों को मिला करके एक सिंगल ब्लॉक मान लेते हैं, तो कौन सा फोर्स इंटरनल है और कौन सा फोर्स एक्सटर्नल होगा इसमें? कल हमने एक बात आपको समझाई थी कि एक्सेलरेशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस से आती है, तो अगर 3 और 2 को मिला करके आप एक सिंगल ब्लॉक मानते हो तो जो ब्लॉक एफ कैपिटल एफ होगा एक्सटर्नल, और ये और सरफेस एफ एस। हाँ, मतलब ब्लॉक वाला फ्रिक्शन तो इंटरनल कैंसिल हो जाएगा, यस सर। लेकिन जो कैपिटल एफ लगाया है और जो सरफेस है ये दो एक्सटर्नल फोर्स होंगे। तो अगर आप एक्सेलरेशन को डायरेक्ट निकालना चाह रहे हो
तो आप हमेशा ये लिखा करो एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब इसमें एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, देखो कैपिटल एफ लगाया है आपने 18 और सरफेस पर फ्रिक्शन जो लग रहा है वो लग रहा है 15, 18 माइनस 15 टोटल फोर्स हो गया डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास 5 है, सेम आंसर आ जाएगा 3/5। यस सर। आया समझ में ना? ठीक है। एक और जस्ट फॉर प्रैक्टिस पार्ट है, बताओ क्या आंसर आएगा इसमें। थोड़ा वैल्यूज चेंज है यहाँ पर, नहीं ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यार मेरे ख्याल से। 32.3.6 सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, सॉरी यार। ये F18 नहीं है यहाँ पर, ये सेम क्वेश्चन नहीं था, चेंज था यहाँ पर, सॉरी। F18 नहीं है, जो F है वो थोड़ा ज्यादा फोर्स है क्योंकि 18 तो हम ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं, F को हम ऑलरेडी 18 दे चुके हैं, ये F30 न्यूटन है। अब क्या आंसर आएगा देखो इसमें। तो प्रोसेस तो यार वही रहना है, चाहे आप क्वेश्चन कुछ भी कर दो, प्रोसेस वही रहना है, बार बार वही चीज चलेगी। लेकिन इस तरीके से फोर्सेस दिखाएंगे सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए, एफ बी एफ एस। पॉसिबिलिटी 1, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ यार, पॉसिबिलिटी 1 हम रेस्ट पे मानते हैं, तो मैं अब डायरेक्ट इक्वेशन बना दूं। आप पॉसिबिलिटी 1 समझ रहे हो किसको बोल रहा हूँ मैं? जी सर। टाइम टाइम बचाने, अच्छा लिख दे रहे, लेकिन टाइम बचाने के लिए। और मैं आपसे भी कहूंगा कि धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होने लगे ना, आप 3 4 5 क्वेश्चन लगाने के बाद बार बार वही चीज थोड़ी लिखते हो, तो बोथ एट रेस्ट मान के आप फटाफट इक्वेशंस बनाएंगे, बैलेंस कर देंगे फोर्सेस को। तो एफ बी बराबर कैपिटल एफ, ये हो जाएगा फॉर 3 किलोग्राम बॉडी, और एफ एस बराबर एफ बी, ये हो गया फॉर द 2 किलोग्राम बॉडी। और इसके सोल्यूशन पार्ट पे आ जाते हैं। सोल्यूशन पार्ट ये हुआ कि एफ बी हमारा इस पे 30 न्यूटन आएगा क्योंकि कैपिटल एफ है, और एफ एस एफ बी के बराबर है 30 न्यूटन आएगा। दोनों ही पॉसिबल नहीं हो सकते, ये दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। दोनों ही इसलिए पॉसिबल नहीं है कि एफ बी मैक्सिमम 18 था और एफ एस मैक्सिमम 15 न्यूटन था। सेम डेटा है इसलिए बार बार डेटा मैंने सेम इसलिए यूज किया बच्चा कि क्लास में टाइम बच जाए मेरा और थोड़ा सा मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाए। तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि ना तो ये 30 हो सकता है ना तो ये 30 हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? जब दोनों ही फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं, इसका क्या मतलब है? सर दोनों रेस्ट पे नहीं रहेंगे। दोनों रेस्ट पे नहीं रहेंगे। बोथ कैन नॉट बी एट रेस्ट। ओके, तो अब आप आएंगे पॉसिबिलिटी नंबर 2 पर। इसका मतलब दोनों फ्रिक्शन कौन से लगेंगे यहाँ पर? काइनेटिक। सर काइनेटिक। काइनेटिक लगेंगे, पक्का? यस सर। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए मैंने कहा ना कि अभी तक के न्यूमेरिकल्स में क्या हो रहा था, 3 4 न्यूमेरिकल जो मैंने लिए थे, कई बार ऐसा होता है, ये वर्स्ट केस होता है। देखो आपका ये बहुत ही वर्स्ट केस होता है कि आपको तीसरे स्टेप तक जाना पड़ेगा। मतलब वो तो अब कभी कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में या तो ये रेस्ट पे मिल जाते हैं या ज्यादातर क्वेश्चंस में ये साथ चलते हैं। मतलब पहले दूसरे एजम्पशन से आंसर्स मिल जाते हैं आपको। बहुत कभी कभी, मतलब जैसे ये मैंने एग्जांपल जानबूझ के लिया हुआ था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों ब्लॉक्स डिफरेंट एक्सेलरेशन पे चले, पॉसिबिलिटी है इस चीज की। तो यहां पर क्या आंसर देंगे? देखो क्या आंसर देंगे बच्चे लोग, बताइए। फिर भी मैं बोलूंगा आपसे, फिर भी मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप पॉसिबिलिटी 2 को चेक करिए। पॉसिबिलिटी 2 क्या है कि बोथ मूव एट सेम एक्सेलरेशन। आप चेक करो एक बार इसको, क्या पता है सही है अजय? देखो 3 किलोग्राम बॉडी के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो कैपिटल एफ, अब उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 30 माइनस फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक्स इक्वल टू उसका मास 3 इंटू ए। 2 किलोग्राम बॉडी के लिए फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक माइनस, हम सरफेस वाले फ्रिक्शन को अब डायरेक्ट काइनेटिक वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ बी माइनस एफ एस में हम डायरेक्टली 15 रखेंगे और इक्वल टू इसका मास 2 इंटू ए। चेक तो करें एक बार, कभी कभी इसमें भी धोखा हो जाता है ना यार। चेक करो, अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर बनेगा एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, एंड फ्रिक्शन बाय द ब्लॉक्स की जो वैल्यू बनेगी, अगर एक्सेलरेशन 3 है तो 2 इंटू 3 6 हो गया यहाँ पर, और माइनस 15 उधर जाके 15 प्लस 6 21, एफ बी 21। जो ये कंफर्म हो गया कि नहीं भाई 21 पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम उसका क्या है 18 न्यूटन। हालांकि हम डायरेक्ट कर सकते थे, फर्स्ट स्टेप पर भी डायरेक्ट बोल सकते थे, बट फिर भी मैंने एक बार कंफर्म इसलिए करवाया आपको कि दोनों ब्लॉक के साथ चलने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है।
ना तो उनके रेस्ट पे रहने की पॉसिबिलिटी है, ना उनके साथ चलने की पॉसिबिलिटी है। सर फर्स्ट स्टेप पे कैसे पता चल गया था? दोनों फ्रिक्शंस एक साथ मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ गए थे, यानी कि दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जब ब्लॉक्स के बीच में लगता है तो वो साथ नहीं चल सकते, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगने का मतलब उनमें रिलेटिव मोशन हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब यस। लग हाँ, फिर भी मैंने कंफर्म कर दिया इसलिए ताकि कोई डाउट मन में ना रह जाए मेरे। कितना टाइम लगेगा यार, 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा, तो हम कुछ माइनस में स्कोर करें, उससे तो अच्छा है कि 1 मिनट लगा करके हम 4 नंबर ले आए अपने। तो फाइनली आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर इसका मतलब फाइनली हम डिसाइड हो गए, फाइनली इट इज क्लियर दैट acceleration of 3 किलोग्राम बॉडी विल नॉट बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी। ये क्लियर हो गया। और ये भी क्लियर हो गया कि एफ बी और एफ एस दोनों यहाँ पर काइनेटिक फॉर्म में लगेंगे, ये भी क्लियर हो गया। तो एफ बी अगर काइनेटिक है तो उसको 18 न्यूटन मानेंगे, और एफ एस अगर काइनेटिक है तो उसको आप 15 न्यूटन का मानेंगे। एंड नाउ एक्सेलरेशन निकालने के लिए न्यूटन लॉ का यूज करेंगे। 3 किलोग्राम बॉडी पर कैपिटल एफ 30 राइट साइड डायरेक्शन में, और एफ बी जो उसकी वैल्यू 18 है लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम। और 2 किलोग्राम बॉडी के लिए एफ बी जिसकी वैल्यू 18 है राइट साइड पर, माइनस एफ एस जिसकी वैल्यू 15 है लेफ्ट साइड पर, इक्वल टू इसका मास है 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम। ये दो इक्वेशंस बनेगी आपकी। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो फाइनल रिजल्ट अगर प्रॉपरली देना चाहते हो तो 3 किलोग्राम बॉडी की एक्सेलरेशन जो आ रही है वो 12/3 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। और 2 किलोग्राम बॉडी की एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 18 माइनस 15 3/2 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ऊपर वाला बॉडी ज्यादा फास्ट चलेगा, नीचे वाली बॉडी स्लो कर जाएगी। मींस ऊपर वाली बॉडी कुछ टाइम बाद नीचे वाली बॉडी से गिर जाएगी, उसके साथ कैरी नहीं कर पाएगी उसको। हुआ आपको समझ में आया? आपको ये 5 एग्जांपल्स है, पांचों एग्जांपल्स बेसिकली मतलब इंटेंशंस के साथ ही 5 एग्जांपल्स के 5 डेटा मैंने लिए थे कि कहीं पर पॉसिबिलिटी 1 से आंसर आ रहा है, कहीं पर पॉसिबिलिटी 2 से आंसर आ रहा है, कहीं पर पॉसिबिलिटी 3 से भी आंसर आएगा। तो क्या होता है ना, इतनी पॉसिबिलिटीज की वजह से इनको हम पहले से कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं बना सकते कि यही फॉर्मूला बार बार लगेगा। ये हो नहीं सकता कभी। इस टाइप के क्वेश्चंस में प्री डिफाइंड फॉर्मूला आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन, डेटा टू डेटा आपके आंसर्स बदलते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं। इसी वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है। बार बार इस काम को करना है, बार बार इसको फॉलो करना है, तो एक डिफिकल्ट स्टेप तो है ही है। बोलिए, समझ आया आपको ये चीज? यस सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी डिस्कस करेंगे ना वो ये है, एक और डाउट मतलब एक और पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज है, वेट में और एपरेंट वेट में। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने वो लिया है, वेट और एपरेंट वेट का। तो पहले तो आपको एक डिफरेंस समझा दे रहे कि वेट और एपरेंट वेट में फर्क क्या होता है। देखिए, जो आप वेट, एक आप कहते हो बॉडी का वेट, ठीक है, और एक कहते हो बॉडी का एपरेंट वेट। तो वेट और एपरेंट वेट में वेट आप डिफाइन करते हो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट मींस mg, इसको वेट कहिए। लेकिन जो आप मेजरमेंट्स करते हो, दैट मींस कि जब आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हो या कहीं से भी मेजरमेंट करते हो, तो मेजरमेंट आप mg का नहीं करते हो। मेजरमेंट जो करते हो वो आपका एपरेंट वेट है। एपरेंट वेट का मतलब जो कि आपने मेजर किया है, मेजर्ड वैल्यू। और वेट जिसको mg कहते हो ये ट्रू वैल्यू है, मतलब कि ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू होती है। तो एक्चुअल में वेट डिफाइन कर सकते हो आप, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को m इंटू जी को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन एपरेंट वेट जो आप स्केल के थ्रू मेजर करते हो, वेइंग मशीन्स के थ्रू, बीम बैलेंस के थ्रू, डिजिटल बैलेंस के थ्रू, किसी भी बैलेंस के थ्रू, किसी भी वेइंग मशीन के थ्रू जो आप मेजरमेंट्स करते हो वो उसका एपरेंट वेट है। 2-3 पॉइंट्स हैं। देखिए, इसमें 2 मेथड्स होते हैं मेजरमेंट करने के, 2 तरीके होते हैं। या तो आप मेजरमेंट किसी पुलिंग फोर्स के थ्रू करोगे, या मेजरमेंट्स करोगे आप बाय सम पुश ऑन द ऑब्जेक्ट। पुल और पुश के से ही आप मेजरमेंट्स कर सकते हो। तो सेकंड नंबर का पॉइंट है कि अगर आप इफ यू हैंग अ बॉडी बाय अ रोप, देन द टेंशन इन द रोप इज सेंसेशन ऑफ फॉर द वेट एंड नोन एज एपरेंट वेट। ध्यान से सुनना, इसको क्या बोला जा रहा है। रोप से अगर आप किसी बॉडी को लटका दो, तो रोप की जो टेंशन फोर्स होगी, टेंशन फोर्स इन द रोप, वही चीज आपके लिए एपरेंट वेट का काम करती है।
mg नहीं करेगी उस टाइम पर। ऐसे ही जब आप बॉडी को स्प्रिंग से सस्पेंड करोगे, स्प्रिंग बैलेंस के टाइम पर, स्प्रिंग बैलेंस में व्हेन यू हैंग अ बॉडी बाय द स्प्रिंग, देन सॉरी यहाँ पर भी गलत टाइप हो गया मेरे से, ये रोप नहीं होगा, यहाँ पर स्प्रिंग आएगा। देन द टेंशन इन द स्प्रिंग, यानी कि फोर्स इन द स्प्रिंग, फोर्स इन द स्प्रिंग, इसको आप कहेंगे कि ये इसका एपरेंट वेट है। और तीसरा पॉइंट कह रहे हैं आपसे, तीसरा पॉइंट कि व्हेन यू प्लेस अ बॉडी ऑन अ सरफेस, स्केल मतलब वेइंग मशीन, तो जो उस मशीन की वजह से नॉर्मल लगेगा, पुश जिसको कह सकते हो आप, पुश बाय द सरफेस, दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन इज अ सेंसेशन फॉर वेट एंड नोन एज एपरेंट वेट। तो ये जो टेंशन फोर्स पढ़ते हो, स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हो, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप पढ़ते हो, इन्हीं को आप प्रैक्टिकल लाइफ में वेट के नाम से जानते हो। यही आपकी बॉडी की मेजरमेंट्स होती हैं। यानी स्केल पर जो रीडिंग आ रही है वो m इंटू जी की रीडिंग नहीं आ रही है, स्केल पर जो रीडिंग आ रही है वो उसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की रीडिंग आएगी। स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग है वो m इंटू जी की रीडिंग नहीं है, स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग है स्प्रिंग के जो फोर्स की वैल्यू होगी उसकी रीडिंग आएगी। सर अब हाँ सर, तो जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसके पहले तक हम लोग हर जगह एपरेंट वेट पढ़ेंगे। हाँ, नहीं देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि साइंस में सब कुछ तो मेजरमेंट्स हैं यार। फिर हम कह रहे किसी बॉडी का वेट नापने का तरीका क्या होगा, आप ये बताएं। मेजरमेंट के दो ही तरीके हैं ना, या तो आप उसको हैंग करोगे, या तो उसको कहीं से लटका दो, लटकाने से वेट मालूम चलेगा, या उसको कहीं रखने पर वेट मालूम चलेगा। दो ही तरीके हैं। जितने भी आपके सराउंडिंग स्पेस में वेट मेजरमेंट्स के तरीके हैं, वो या तो सस्पेंशन मेथड है या सपोर्ट मेथड है। भाई जो दुकानदार के पास आप जाते हो वो तो बीम बैलेंस के ऊपर रख देता है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वहां लग रहा है, और स्प्रिंग वाले में आप हैंग कर देते हो। तो देखिए, फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या है कि ये जो मशीनरीज आप बनाते हो ना, वेट को नापने की जो मशीन्स हैं, ये मशीन्स एमजी को रीड नहीं करते हैं। आप इस बात को समझो, जितनी भी किसी भी तरीके की मशीन आप लेकर के आओ जिससे वेट, नॉर्मल को रीड करते हैं। हाँ नॉर्मल को, या फिर अगर स्प्रिंग बैलेंस है तो स्प्रिंग वाली फोर्स को रीड करेगा, या अगर आप रस्सी से वेट मेजर करना चाहते हो तो टेंशन फोर्स को। बट रस्सी से वेट मेजरमेंट होता नहीं है, कभी प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली वो चीज नहीं होती है, बस ये प्रॉब्लम है इसका। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, दो दो डिवाइसेस आपको राइट साइड पर, दो इमेजेस दिखाई है मैंने। एक इमेजेस जहां वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े होते हो तो आपको एक स्केल की रीडिंग आती है, और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस होता है जहां पर एक कोई चीज लटका दी जाती है। तो हैंगिंग एंड ऑन द स्केल, हैंगिंग एंड ऑन द स्केल, ये दो ही मतलब कॉमर्शियल पर्पस में यही दो आते हैं ना। आप मार्केट में जाओगे तो ये इसी तरीके के आपको बैलेंस, या तो स्प्रिंग बैलेंस खरीद के लाओगे या फिर वेइंग मशीन खरीद के लाओगे, दो ही चीजें मिलती है मार्केट में। देखिए, अब आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रॉब्लम कहां पर आती है। थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड when the scale and persons experience acceleration, प्रॉब्लम तो वहीं पर आती है ना। दिस विल चेंज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द पर्सन एंड स्केल। जब तक पर्सन भी रेस्ट पे है और वो स्केल भी रेस्ट पे है, पर्सन एंड स्केल दोनों रेस्ट पे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब mg के बराबर ही रीडिंग आती है, mg के बराबर ही रीडिंग आएगी आपको। प्रॉब्लम कब डिफिकल्ट होती है, जब ये एक्सेलरेशन पे आते हो। तो इसको ना कई सारे केसेस बना करके आपको समझाया गया है। देखो फर्स्ट केस, सर समझ गया। हाँ यही इसका कंसेप्ट है बच्चा, यही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। देखिए, फर्स्ट केस, नो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, यानी कि कोई पर्सन अगर एलिवेटर में हो लेकिन एलिवेटर एक्सेलरेट नहीं हो रही है, तो आप बताओ उस पर्सन पे दो ही फोर्स लगेंगे, नॉर्मल और mg। बोलो, एक अगर आप एलिवेटर पे खड़े हो, तो आप एलिवेटर मतलब लिफ्ट के अंदर हो, तो आपके ऊपर उस लिफ्ट की फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, और लिफ्ट की फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा। इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहिए। तो mg मैं फिर से बोल दे रहा हूं आपको, mg आपका वेट कहलाता है और नॉर्मल आपका एपरेंट वेट कहलाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये डिफरेंट है या सेम है, ये बताना पड़ेगा आपको। क्या इनमें कोई डिफरेंस है, ये दोनों बराबर हैं अंडर द कंडीशन दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर एंड द पर्सन इज इनसाइड द एलिवेटर। बराबर। ठीक है, हाँ। सेम है। तो न्यूटन लॉ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब एक्सेलरेशन नहीं है, नो एक्सेलरेशन मतलब ए जीरो। अगर ए जीरो, इसका मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो का मतलब नॉर्मल बराबर mg।
यानी इस बॉडी का रियल वेट और एपरेंट वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं वो टेक्स्ट जो लिखा है वो रीड नहीं करेंगे, वो आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा इसको। नंबर 2 पे गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, मतलब कि कोई एलिवेटर ऊपर जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगेगा। अब आप खुद सोच सकते हो कि ऐसे केसेस में फोर्सेस तो यही लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लिफ्ट से, mg हमेशा नीचे होगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे। यही पीछे लिखा था कि एक्सेलरेशन में क्या होता है कि इनके रिलेशंस बदल जाते हैं। तो आप mg को अगेन एक बार बॉडी का वेट कह दीजिए, नॉर्मल को उसका एपरेंट वेट से डिनोट कर दो, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। बराबर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अब की बार जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, उसमें एक अपवर्ड एक्सेलरेशन ए दिखाया जा रहा है। तो आप न्यूटन लॉ के हिसाब से क्या इक्वेशन बनाओगे यहाँ पर? n माइनस एम जी बराबर एम ए, इसका मतलब n बराबर m इंटू जी प्लस ए। ये इसको आप कह सकते हो कि ये इसका एपरेंट वेट है, नॉर्मल इज द एपरेंट वेट। मतलब अगर किसी वेइंग मशीन पे खड़े होंगे तो वेइंग मशीन m इंटू जी प्लस ए की रीडिंग देगी आपको। इनफैक्ट अगर आप रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन पे जाओगे ना तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वेइंग मशीन पे जो आपको रीडिंग आती है वो किलोग्राम्स में आती है। मतलब आपने कभी भी वेइंग मशीन पे खड़े हो तो न्यूटन में तो रीडिंग आती नहीं है, नॉर्मल एक फोर्स है। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन की अगर हम बात करेंगे तो वो ये क्या होता है कि उनके अंदर से प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जाती है, उन मशीन्स का मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनीज इन मशीन्स को बनाती हैं वो अंदर से इनके प्रोग्राम सेट करते हैं, और वो प्रोग्रामिंग इस तरीके से सेट करते हैं कि वो क्या रीड करेंगे, वो नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू बताएंगे आपको। मतलब स्केल पर जो रीडिंग आएगी ना, आपका पॉइंटर जो दिखाएगा, पॉइंटर यहाँ पर जो सुई होगी, वो सुई जो आपको दिखाएगी वो किलोग्राम दिखाती है, लेकिन ये किलोग्राम कितने किलोग्राम के बराबर दिखाएगी, तो वो नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय जी करके जो आंसर आ जाएगा वो दिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान ले कि कोई 60 किलोग्राम का पर्सन है, एक्चुअल में 60 किलोग्राम का पर्सन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल की वैल्यू, मास को रखोगे 60 किलोग्राम, जी 10 और एक्सेलरेशन 5 यानी कि 15, 60 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय फिर से जी करेंगे 10, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 90 किलोग्राम। मीनिंग कि वेइंग मशीन में 90 किलोग्राम की रीडिंग शो की जाएगी वहां पर। जो पर्सन एक्चुअल 60 किलोग्राम का है वो पर्सन वेइंग मशीन पे जब खड़ा होगा इनसाइड द लिफ्ट, जो कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी, तो उसी पर्सन के लिए जो रीडिंग आएगी वेइंग मशीन की वो 60 किलोग्राम ना आकर के 90 किलोग्राम आएगी। मतलब पर्सन ओवर वेटेड फील करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसका वेट पहले से ज्यादा है, ग्रेटर हो चुका है, ग्रेटर देन द ट्रू वेट। आई बात समझ में आपको ये? Yes, sir. यस ठीक है जी, चलो तीसरा केस, अब आप खुद समझ सकते हो दो केसेस के बाद। तीसरा केस ये है वापस, दैट गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन। एलिवेटर जा तो ऊपर रहा लेकिन स्लो हो रहा है, मतलब स्टॉप होने वाला है, ऊपर जाते जाते रुकने वाला है। तो अगर मोशन ऊपर की तरफ है लेकिन अगर आप स्लो कर रहे हो तो एक्सेलरेशन किधर हुआ? फिर आप खुद सोच सकते हो कि अगर बॉडी की वेलोसिटी ऊपर है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसकी कम होती जा रही है, तो काइनेमेटिक्स, हाँ Downwards. काइनेमेटिक्स आपको साफ साफ कहता है कि यार एक्सेलरेशन फिर नीचे होगा इसमें। और आप फिर से सेम प्रोसेस लगाओगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, mg नीचे, दो फोर्सेस हमेशा दो ही रहेंगी, नॉर्मल और mg, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, तो अब आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी कि mg माइनस नॉर्मल बराबर ma। बस फिर से वही चीज, n को एपरेंट वेट कह दीजिएगा और mg को रियल वेट कह दीजिएगा, यानी कि इस बार एपरेंट वेट जो आएगा वो रियल वेट से कम आ जाएगा, mg माइनस ma आ जाएगा, तो लेस हो जाएगा आपका एपरेंट वेट, लेस देन द ट्रू वेट। और नॉर्मल को फिर से जी से डिवाइड कर दो तो वो स्केल का रीडिंग बन जाता है किलोग्राम्स में। है ये आसान टॉपिक, बेसिक बात समझने वाली थी। बेसिक बात ये समझने वाली थी कि नॉर्मल टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ये एपरेंट वेट कहलाते हैं, ये फंडामेंटल पॉइंट है। तो ये कुछ केसेस है, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि बाकी आप अपने आप ट्राई करेंगे। 3 केसेस बताए हैं, चौथा केस ये है कि गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन है मान लो, तो ये अपने आप कर सकते हो, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन। किधर होगा एक्सेलरेशन? वैसे अगर नीचे जा रही है और बॉडी का स्लो हो रही है, नीचे जा रही है, फिर सर ऊपर की अपवर्ड। तरफ. अपवर्ड, तो बना लोगे इक्वेशंस इसकी अब? यस सर। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा है गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप। 5 केसेस ये हो सकता है ना कि ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने में 2 पॉसिबिलिटी, स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है। नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने में 2 पॉसिबिलिटी, स्पीड बढ़ रही है कि स्पीड कम हो रही है।
ये पॉसिबिलिटी है, और पहली पॉसिबिलिटी थी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, यानी कि एक्सेलरेशन ही नहीं है उसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि फ्री फॉल हो जाए वो, अगर लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट जो होती है ना, अगर आप कहीं पर भी लिफ्ट देखोगे तो वो केबल से बंधी होती है, तार लगे होते हैं। तो अगर लिफ्ट का जो केबल है वो टूट जाए, अगर जो केबल है अगर वो ब्रेक कर जाती है तो लिफ्ट हवा में गिर जाएगी। कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं ऐसे कि लिफ्ट टूट गई। यानी कि लिफ्ट अगर फ्री फॉल करेगी तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी के बराबर हो गया। अब आप क्या करोगे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर दिखाओगे, mg को नीचे दिखाओगे, और अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो उसके अंदर का पर्सन भी फ्री फॉल कर रहा है, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर आ गया। तो अभी भी आप सेम इक्वेशन बनाओगे, mg माइनस नॉर्मल बराबर ma, सेम इक्वेशन बनेगी, क्योंकि बट क्या है कि लिफ्ट लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी की एक्सेलरेशन के बराबर हो चुका है, और जब ऐसा केस होगा तो नॉर्मल की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, और नॉर्मल ही आपका एपरेंट वेट है। मतलब आपको अपना वेट सेंस नहीं हो पाएगा, सेंसेशन नहीं होगी वेट की कोई। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट देखो क्या लिखा था, ये चीज, टेंशन इन द रोप इज सेंसेशन, मतलब जो वेट है वो आपकी बॉडी का एक सेंसेशन होता है, आपकी बॉडी अंदर से फील करती है उसको। तो जब आप सेंसेशन ही नहीं पाओगे, कोई आपकी बॉडी के सेंस काम नहीं कर रहे हैं वहां पर, तो आप ये कहोगे कि यार मेरा वेट मेरे पास कोई वेट ही नहीं है, और इसी को वेटलेसनेस की कंडीशन कहा जाता है। फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में हर एक पर्सन वेटलेस फील करता है, वेटलेस फील करते हो, फील करते हैं वेटलेस, ट्रू वेट जीरो नहीं हुआ उसका। क्लियर हुआ पे आपको? Yes, sir. यस सर। मतलब फ्री फॉल, हाँ, वेटलेसनेस आपको हमेशा तब मिलेगी, वेटलेसनेस हमेशा फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के इनसाइड मिलेगी, ऑलवेज वेटलेसनेस। मतलब कि वेटलेसनेस का मतलब होता है कि वहां पर आप अपना कांटेक्ट फील नहीं कर पाओगे, नॉर्मल ही नहीं लगेगा, इसका मतलब पर्सन लिफ्ट की फ्लोर पर स्टैंड नहीं कर सकता, पर्सन लिफ्ट की फ्लोर पर स्टैंड नहीं कर सकता, इसका मतलब वो हवा में आएगा फिर। और कभी कभी ये भी हो सकता है बच्चे, देखो कभी कभी ये भी हो सकता है, देखिए मैं आपको बताऊं, कभी कभी ये भी हो सकता है कि लिफ्ट जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे आ रही हो, बहुत कम पॉसिबिलिटी है इसकी, मतलब पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, बट फिर भी, क्योंकि रस्सी टूटने के बाद आप जी से ही आओगे, उससे ज्यादा कैसे आओगे? वो तो तब हो गया कि जब रस्सी टूट जाए लिफ्ट की, और लिफ्ट की छत पे बैठ करके कोई उसको नीचे धक्का भी देने लगे, तो ये सब काम प्रैक्टिकली तो होते नहीं। फिर भी आपसे अगर पूछा जाए तो क्या रिजल्ट बनेगा, देखो आप, मतलब आपसे कोई कह दे कि जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर भी क्वेश्चंस के लिए आपको डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का वो मान लो आपका 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जी से ज्यादा है, और उसके अंदर हमने कोई एक मास एम रखा है। अब आप बताओ क्या ये मास इसके कांटेक्ट में रहेगा? इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी है आपका, नहीं सर। हाँ सर उठ जाएगा। उड़ जाएगा, क्वेश्चन भी है आपसे, क्वेश्चन भी पूछा है शायद, एचसीवी का क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास एम इन फर्स्ट, कुछ था मेरे ख्याल से, फर्स्ट कुछ टाइम दे रखा था 2 सेकंड या 0.2 सेकंड, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट एचसीवी का क्वेश्चन है ये, न्यूटन लॉ वाले चैप्टर में है ये, लास्ट में, सबसे लास्ट क्वेश्चन है या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये एचसीवी का। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास इन द फर्स्ट 0.2 सेकंड्स। एक्चुअली क्या हुआ, ये मास अब वेटलेस हो चुका है। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर जब बॉडी वेटलेस होती है, और वेटलेस होने का मतलब देखो ये होता है, वेटलेस होने का मतलब नो कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट ही नहीं बचा आपके पास, आप लिफ्ट को टच ही नहीं कर पाओगे, हवा में आ जाओगे। तो ये बॉडी, भले आपने डायग्राम नीचे कट दिखा रखा है, बट एक्चुअल में क्या होगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जा रही है, तो आप ये कहोगे कि जो मास है will not be will not be in contact, it will not be in contact with the lift, ये आप कह सकते हो वेटलेस होने की वजह से। तो जब ये इसके कांटेक्ट में नहीं होगा, इसका मतलब मास विल फॉल इन एयर, और अगर कोई भी मास एयर में फॉल करेगा तो उसकी क्या एक्सेलरेशन होगी? अगर आपसे पूछा जाए कि इस मास एम के पास कितनी एक्सेलरेशन होगी अगर वो हवा में गिर रहा है, तो कि उसका किसी से कांटेक्ट ही नहीं है, तो हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, सिंपल न्यूटन लॉ। और हवा में अगर कोई बॉडी है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा? कोई भी बॉडी अगर एयर में फॉल कर रही है, फॉलिंग इन एयर, किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं, ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी, mg, और कोई फोर्स नहीं होगा, डिवाइडेड बाय m, कैंसिल कर दीजिए, g आ गया, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एज्यूम करेंगे कि इनिशियली रेस्ट पे हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे कि इनिशियली रेस्ट पे हैं, तो हाफ एक्सेलरेशन इसका 10 और टाइम का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। अब हो सकता है आप सोचोगे कि स्यूडो फोर्स भी लगेगा इसमें, उनको कुछ लोग स्यूडो फोर्स लगाते हैं, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि स्यूडो फोर्स लगता नहीं है, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप ग्राउंड फ्रेम यूज कर रहे हैं या लिफ्ट का फ्रेम यूज कर रहे हैं। स्यूडो फोर्स को रियल फोर्स नहीं है जो आपको लगाना ही लगाना है, डिपेंड करता है कि इस मास को ऑब्जर्व कहां से किया जा रहा है। अब आप कहोगे कि इसमें हम लिफ्ट से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहीं से भी ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर जाओ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास इन इन द फर्स्ट 0.2 सेकंड्स। क्या इस क्वेश्चन में आपसे कहीं कहा गया है कि आपको लिफ्ट के फ्रेम में आंसर देना है? इस लैंग्वेज में कहीं ऐसा कुछ मेंशन है कि मेरे को जो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वो लिफ्ट के रिलेटिव निकालनी है? नहीं है। नहीं सर। तो जब ये लिखा ही नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के रिलेटिव निकालनी है, तो हम लिफ्ट का फ्रेम क्यों चूज करेंगे? क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट तो फ्रेम को ग्राउंड मानते हैं। आपसे कोई कहे फाइंड द वेलोसिटी, तो क्या हम किसी के रिलेटिव वेलोसिटी बताएंगे या एब्सोल्यूट वेलोसिटी बताएंगे आपको? अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा जाए फाइंड द वेलोसिटी, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होता है कि आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट। हाँ एब्सोल्यूट। तो यही क्वेश्चन था, इसीलिए स्टूडेंट्स का आंसर इसमें गलत आता है, क्योंकि उनको स्यूडो फोर्स बेसिकली वो उनको ऐसा लगता है ना, स्यूडो फोर्स लगाने में मजा बहुत आती है एक्चुअली, क्योंकि जल्दी समझ में आ जाता है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मजा आने लगती है उनको, तो जबरदस्ती हर जगह स्यूडो फोर्स फिट कर देते हैं बिना क्वेश्चन को देखे, बिना क्वेश्चन को पढ़े कि पूछा भी गया है कि नहीं पूछा गया है, अननेसेसरली कोई जरूरत नहीं उसकी। भाई रियल फोर्स नहीं है ना कि जो हमेशा लगता है, वो आपकी चॉइस पर है। स्यूडो फोर्स फ्रेम चूज करिए, मन करे लगाओ स्यूडो फोर्स, मन करे ना लगाओ। या अगर क्वेश्चन कह देता है इसी में, अगर ये कह देते हैं आपसे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास रिलेटिव टू लिफ्ट, तब हम कहते हैं कि इस बॉडी पर स्यूडो फोर्स लगेगी। ये भी इसी का क्वेश्चन है 39, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने। ये प्रॉब्लम HCV से ही लिए मैंने, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसमें देखो क्या है, मतलब 39 है, मैंने वहीं से कट किया हुआ है। तो पर्सन है जिसका मास 60 किलोग्राम है और स्टैंडिंग ऑन ए लाइट वेइंग मशीन, मतलब जिस मशीन पे खड़ा है उसमें कोई मास नहीं है। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मशीन में मास होता तो क्या कुछ फर्क पड़ता है, ये भी आपको सोचना है इसमें। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में वेइंग मशीन का मास नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वेइंग मशीन में कुछ मासेस होते अगर, क्योंकि रियल लाइफ की वेइंग मशीन कुछ तो भारी होती है, चाहे आधे किलो की ही हो, 1 किलो की ही हो, बट होती तो ही है। तो क्या वेइंग मशीन के मास से कुछ फर्क पड़ता है आंसर में या नहीं पड़ता है, ये हम क्वेश्चन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके पहले बॉक्स का मास है 30 किलोग्राम, बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम, ये तो आप क्वेश्चन तो अपने आप कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें जहां से मेन पार्ट है क्वेश्चन का, यहाँ से देखो आप। पहला कह रहे हैं कि इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। मशीन क्या वेट दिखाएगी? तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि मशीन्स जो वेट दिखाती हैं वो m/g को नहीं दिखाते। मशीन या स्प्रिंग बैलेंस कौन सा वेट दिखाते हैं बॉडी का, मतलब वो क्या चीज को रीड करते हैं? तो वेइंग मशीन पर जब आप खड़े, नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल बाय जी। नॉर्मल। तो अब आप इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन, मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर? व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन, मतलब आपसे न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा रहा है, क्या चीज कैलकुलेट करना नॉर्मल। सर नॉर्मल। है? हाँ, तो ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है कि आपको समझ तो आया कि पूछा क्या है, इसका मतलब नॉर्मल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल कैसे आएगा, बट न्यूटन लॉ का चैप्टर है तो बिना फ्री बॉडी डायग्राम के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे पहले आप उस आदमी का, उस मैन का, और फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाएंगे हम उस बॉक्स का, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स में सबसे पहले आप जो फोर्सेस दिखाओगे, ऑब्वियसली ग्रेविटी की फोर्स तो सब जगह होती है, तो मैन 60 किलोग्राम का है तो 60 × g इसकी ग्रेविटी की फोर्स है। बॉक्स 30 किलोग्राम का है, 30 × g उसका ग्रेविटी का फोर्स है। उसके अलावा मैन ने स्ट्रिंग को होल्ड किया हुआ है, जो मैन है उसने स्ट्रिंग होल्ड करी है, मैन के इस हाथ पे दोनों हाथों से उसने रस्सी पकड़ी हुई है, तो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स इस आदमी पर ऊपर की तरफ लगेगा। तो आप क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे।
और बॉक्स भी स्ट्रिंग से अटैच है। ये जो पुली वाली स्ट्रिंग है ये बॉक्स के टॉप साइड से बंधी हुई है, तो क्योंकि ये स्ट्रिंग बॉक्स से अटैच करी गई है तो यहाँ पर भी एक टेंशन फोर्स आप दिखाओगे ऊपर की तरफ। उसके अलावा और फोर्सेस क्या होंगी, ये पर्सन वेइंग मशीन में मास नहीं है तो उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। पर्सन बॉक्स के अंदर खड़ा है तो बॉक्स और पर्सन एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस भी लगाएंगे। तो ये मतलब जो बॉक्स का फ्लोर होगा, फ्लोर ऑफ बॉक्स, उसकी वजह से मैन के ऊपर अपवर्ड नॉर्मल लगेगी, तो वो एक नॉर्मल दिखाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, और उसका रिएक्शन नॉर्मल बॉक्स पर नीचे की तरफ आएगा। अब इन फोर्सेस में क्या रिलेशन होता है, तो फोर्सेस का रिलेशन क्वेश्चन में ही दिया जा रहा है आपको, इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, यानी कि इस क्वेश्चन में सब कुछ रेस्ट पे है। तो जब सब कुछ रेस्ट पे है तो हम यहाँ पर न्यूटन लॉ की बात करेंगे। बॉडीज रेस्ट पे तभी हो सकती है जब फोर्सेस बैलेंस हो जाए। तो फिर अब इस हिसाब से इक्वेशंस क्या बनेंगी, इनको फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो इक्वेशंस बन जाएंगी n प्लस टी मैन के लिए, n प्लस टी बराबर 60 इंटू जी यानी कि 600 फर्स्ट इक्वेशन, और बॉक्स के लिए इक्वेशन बन जाएगी t इक्वल टू नॉर्मल प्लस 30 इंटू जी मतलब 300, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप कैलकुलेट कर लो, आपको नॉर्मल पूछा जा रहा है कितना आएगा, तो इन दोनों से टेंशंस को एलिमिनेट कर दीजिए और नॉर्मल की वैल्यू बता दें कितनी आ रही है, वही उसका आंसर होगा। व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन, तो आंसर बताएं कितना आ रहा है इसमें नॉर्मल की वैल्यू। 150 150 तो 150 न्यूटन, 150 न्यूटन, इसका मतलब मशीन उसको 15 किलो का दिखाएगी। 60 किलोग्राम के आदमी को मशीन कहेगी तुम 15 किलो के हो, एग्जैक्टली 15 किलो का, मतलब बिल्कुल बच्चे के बराबर। क्योंकि मशीन कभी भी न्यूटन्स में आंसर नहीं देती है, कोई भी वेइंग मशीन आज तक ऐसी नहीं बनी है जिसमें आंसर न्यूटन में आता हो। तो 150 न्यूटन तो आंसर है, लेकिन रीडिंग की अगर हम बात करेंगे कि रीड क्या होगा, तो 150 रीड नहीं होगा, वो जी से डिवाइड कर दो, 15 किलोग्राम रीड होगा, वहां पर रीडिंग किलोग्राम्स में आएगी। ये हो गया ए पार्ट, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के बी पार्ट पर आओ। अब वो कह रहा है, अब क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो गया, कह रहा है व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप, यानी ये क्या चीज हुई, क्या निकालना है अब आपको, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप, ये कौन सा फोर्स होता है, टेंशन। टेंशन। फोर्स जो आप रोप पे लगा रहे हो, इसका मतलब बी पार्ट में टेंशन निकालनी है। व्हाट फोर्स, इसका मतलब समझो, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप मतलब टेंशन, क्या करने के लिए, टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन का मतलब, अगर मशीन उसका करेक्ट वेट दिखा रही है यानी कि m इंटू जी दिखा रही है, तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 60 इंटू जी के बराबर है, तभी तो करेक्ट वेट आएगा, क्योंकि वेट जो मशीन दिखाएगी वो तो नॉर्मल रिएक्शन से दिखाएगी, और टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन, तो इसका मतलब मशीन पर उतना नॉर्मल लगे 60 इंटू जी के बराबर, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू दे दी गई है और टेंशन की वैल्यू निकालनी है आपको। नॉर्मल की वैल्यू दी गई है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ऑब्वियसली एक और बात होगी कि इस बार बॉडी रेस्ट पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब रेस्ट पे थे तो नॉर्मल 150 था, तो जब नॉर्मल 60 इंटू जी यानी कि 600 लगेगा, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि बॉडी रेस्ट पे नहीं हो सकती है। दैट मीन सिस्टम में एक्सेलरेशन आएगा इस बार, दिस सिस्टम मस्ट एक्सेलरेट, और एक्सेलरेशन होगा इसका ऊपर की तरफ मान लीजिए। तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम तो वही रहेगा, लेकिन इक्वेशंस बदल जाएंगी। फ्री बॉडी डायग्राम तो सेम रहेगा, लेकिन अब आप क्या करोगे, फोर्सेस को बैलेंस नहीं करोगे, अब आप F इज टू मास इंटू एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगाओगे। तो मैन के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस टेंशन फोर्स और माइनस डाउनवर्ड 600 इक्वल टू इसका मास m 60 इंटू एक्सेलरेशन a, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और बॉक्स के लिए देखिए, मैन बॉक्स के अंदर ही है, मतलब लिफ्ट टाइप की सिचुएशन है, तो अगर बॉक्स ऊपर जाएगा तो मैन भी ऊपर ही जाएगा, दोनों अंदर ही है। तो बॉक्स के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल टी की फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 इंटू जी मतलब 300 है, और ये टोटल बराबर इसका मास 30 इंटू एक्सेलरेशन ए, ये हो गई इसकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशंस में आपको ये पता है कि नॉर्मल 600 है, तो नॉर्मल की वैल्यू को आप 600 पुट करें, इन दोनों इक्वेशंस में नॉर्मल की जगह 600 रख दो। टेंशन फोर्स आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने से फायदा हो जाएगा आपको, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ए और ए कैंसिल आउट कर जाएंगे, और नॉर्मल की वैल्यू दी गई है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट कर लो कितना आएगा आंसर इसका।
कितना टेंशन फोर्स कैलकुलेट करके आपको मिलेगा, ये निकाल लीजिए इसमें से, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। 18 वो आएगा 1800 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब इस बात को समझने के लिए कि अपरेंट वेट रियल वेट्स में क्या होता है, तो ये इसको समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। अब आपके लिए एक टारगेट है, आपके लिए एक टारगेट ये है कि ये जो वेइंग मशीन है, अगर ये लाइट ना होती, मान लीजिए अगर ये वेइंग मशीन लाइट ना होती, इसमें कुछ मास होता, तो क्या ए पार्ट का आंसर में क्या फर्क पड़ता और बी पार्ट के आंसर में क्या फर्क पड़ता। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। मान लो कि जो वेइंग मशीन है वो सपोज 1 किलोग्राम, इससे ज्यादा तो मान नहीं सकते क्योंकि बहुत भारी नहीं होती, तो वेइंग मशीन 1 किलोग्राम की है मान लीजिए। तो अब आप इसको थोड़ा अपने अपने लेवल पर सोचना कि ऐसा करने से पार्ट ए और पार्ट बी के जो आंसर्स हैं क्या उनमें कोई फर्क आएगा, और अगर आएगा तो क्यों आएगा, क्या रीजन होगा, मशीन का वेट किस तरीके से मैटर कर जाएगा आंसर में। इसको आप डिस्कस करके बताना मेरे को, अपने आप डिस्कस करिएगा और हो जाए तो बताइएगा आंसर इसका कि ये फर्क आएंगे इसमें, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाता है, मतलब जेई भी ऐसे ही करता है कि वो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस को ही मॉडिफाई करते हैं। जो आप रेगुलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उन्हीं में एक आध वर्ड ऐसे होते हैं जिनको वो ट्विस्ट करेंगे, चेंजेस करेंगे, और उन्हीं चेंजेस में आपके लिए नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और फिर प्रॉब्लम आती है हमें, ठीक है ना। रियल अपरेंट वेट का टॉपिक हो गया। इसके बाद एक और न्यूटन लॉ में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, मतलब देखिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए, रियल अपरेंट वेट वाले क्वेश्चंस हो गए, तो कंस्ट्रेंट वगैरह ऑलरेडी आप कर चुके हो, मतलब जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर में हैं वो सब हो चुके हैं। एक और कंसेप्ट आता है जहां पर दिक्कत होती है, वो है टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स में टेंशन फोर्स निकालने में दिक्कत आती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम उसी को ले रहे हैं, टेंशन इन द रोप की कुछ क्वेश्चंस इसके भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये हैंगिंग रोप वाला क्वेश्चन है कि a rope of mass m length l is hanging from the ceiling of a room and find the tension in the rope at a point which is x distance above the free end of rope। इसमें ये क्वेश्चन है आपका। हो सकता है कि शायद ये क्वेश्चन लगाया हो तुम लोगों ने, काफी लोगों ने हो सकता है पहले लगा रखा हो इस क्वेश्चन को, कि जो फ्री एंड है उससे अगर आप x डिस्टेंस ऊपर जाते हो, फ्री एंड से x डिस्टेंस ऊपर जाने पर, तो यहाँ पर कितना टेंशन फोर्स होगा, ये कैलकुलेट करने से कह रहे हैं आपसे कि फ्री एंड से x डिस्टेंस ऊपर जाने पर कितनी टेंशन फोर्स होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया आपको ये? यस Yes, ठीक sir. है ठीक है। तो अब क्या करेंगे यार, क्या होगा इसमें, देखो मैं अगर आपको ना एक दूसरा क्वेश्चन दूं तो शायद सबके आंसर आ जाएंगे शायद, मतलब हो सकता है अब इसमें भी हो सकता है किसी का ना आए, तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से पढ़ाई की है आपने। बट मैं अगर आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन दूं, आपको इससे अलग, इससे एक अलग क्वेश्चन दूं और मैं दो ब्लॉक्स लूं और मैं कहूँ कि ये दोनों ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, होपफुली इसका आंसर सभी का आना चाहिए। लेकिन और मैं देखो बुरा लगेगा आपको सुनने में कि अगर आपका आंसर इसमें नहीं आ रहा ना, तो शायद जेई प्रिपरेशन करनी भी नहीं चाहिए, फिर मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक 3 किलोग्राम का मास है और यहाँ पर एक 2 किलोग्राम का मास है, और आपको टेंशन फोर्स बतानी है कि स्ट्रिंग 1 में कितनी टेंशन फोर्स लगेगी और स्ट्रिंग 2 में कितनी टेंशन फोर्स लगेगी। तो ये इजीली बता सकते हो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग 1 कितना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि T1 की क्या वैल्यू बनेगी, और स्ट्रिंग 2 में जो टेंशन फोर्स है T2 लगेगा वो कितना बनेगा। बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे बोलिए, क्योंकि मतलब इससे इससे बेसिक लेवल क्वेश्चंस आते भी नहीं है यार। स्ट्रिंग 1 कितना टेंशन बनेगा उसमें, स्ट्रिंग 1 से कितना लोड आपने लगा रखा है, कितना मास उससे हैंग कर रहा है। तो 3 kg 13 न्यूटन। T1 बराबर 30। Yes, sir. और स्ट्रिंग 2 के नीचे कितना मास सस्पेंडेड है, कितना मास स्ट्रिंग 2 के नीचे सस्पेंडेड है। सर 2 kg का 20 mg और और T टेंशन 50 न्यूटन आ जाएगा। हाँ टोटल 50 भाग जाओ न्यूटन। ना, हाँ मतलब 50 स्ट्रिंग 2 से टोटल 5 किलोग्राम सस्पेंडेड है, तो T2 5 किलोग्राम के हिसाब से आएगा, यानी कि 50।
और स्ट्रिंग 1 के नीचे 3 किलोग्राम सस्पेंडेड है, तो स्ट्रिंग 1 में टेंशन 3 किलोग्राम की वजह से आएगी। टेंशन किसी भी स्ट्रिंग में उससे कितना मास सस्पेंडेड है उसकी वजह से आता है, उसके ऊपर कितना मास उससे नहीं आएगा। स्ट्रिंग 1 के ऊपर 2 किलोग्राम है तो उससे उसमें टेंशन नहीं आएगी। स्ट्रिंग 1 में टेंशन आएगी 3 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय S1। S2 से क्या सस्पेंडेड है, तो S2 से टोटल 5 किलोग्राम सस्पेंडेड है। और एग्जैक्टली यही लॉजिक हमको यहां पर लगाना है, एग्जैक्टली यही लॉजिक लगाना है यहां पर। अगर मैं इस रोप को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दूं, 2 पोर्शंस में, एक टॉप पॉइंट सीलिंग वाला, एक जहां पर टेंशन निकालना उसको P पॉइंट मान लेते हैं, और एक ये फ्री पॉइंट। फ्री पॉइंट कैपिटल P वो पॉइंट है जहां टेंशन निकालना है, और एक ये C। तो आप ये बताओ, जो ये CP पोर्शन है, जो आपका ये CP पोर्शन देख रहे हो, इससे कितना मास सस्पेंडेड है? या आपको एक और तरीके से समझा रहे हैं सर, x/L × mg। हाँ बिल्कुल, एक और तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ क्या करना है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस हैं। सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल तरीका स्ट्रिंग के किसी पॉइंट पर टेंशन को निकालने का क्या है वो समझो। सबसे आसान तरीका, आपको जिस पॉइंट पर टेंशन फोर्स निकालनी है वहां से रोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। यूनिटरी मेथड से ये कैलकुलेट कर दें कि ये कितने मास का पोर्शन है और ये कितने मास का पार्ट है। इनके मासेस तो कैलकुलेट किए जा सकते हैं यूनिटरी मेथड से। तो नीचे वाला पोर्शन x लेंथ का है और टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है, तो यूनिटरी मेथड फॉलो करो, m/l मल्टीप्लाइड बाय x, ये वाला मास हो जाएगा, और m/l मल्टीप्लाइड बाय l माइनस g, सॉरी l माइनस x ऊपर वाला हो जाएगा। क्वेश्चन सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जिस पॉइंट पर टेंशन फोर्स निकालनी है उस पॉइंट पर रोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, मतलब कि उस पॉइंट के एक तरफ कितना मास है वो कैलकुलेट कर लो और उस पॉइंट के दूसरे तरफ कितना मास है वो कैलकुलेट कर दीजिए। उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को अपनी नजर में, आप चाहो तो इस प्रॉब्लम को अपनी नजर में सिंप्लीफाई कर दो। कैसे? आप इसमें 2 ब्लॉक्स कनेक्ट कर दीजिए, 2 ब्लॉक्स, जिसमें से एक ब्लॉक का मास ये m2 के बराबर कर देंगे और एक ब्लॉक का मास ये m1। मतलब इस क्वेश्चन को आप चेंज करके m2 m1 नाम के 2 ब्लॉक्स मान लीजिए, एंड नाउ दे आर सस्पेंडेड बाय नॉर्मल स्ट्रिंग्स। इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, तो ये यही वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपका। फिर से बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट पर टेंशन फोर्स निकालनी है आप उस पॉइंट से रोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दोनों पार्ट के मासेस कैलकुलेट कर दो और दोनों पार्ट को रिप्लेस कर दो 2 ब्लॉक्स के थ्रू। दोनों पार्ट्स को रिप्लेस कर दीजिए 2 ब्लॉक्स के थ्रू और उन ब्लॉक्स को आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दीजिए। आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दीजिए। अब आप यही क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर टेंशन फोर्स कितनी आएगी, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स जो आएगी, इसी सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो पहले टेंशन फोर्स आएगी m1g के बराबर, और ऊपर कितनी टेंशन फोर्स आएगी, तो ऊपर जो टेंशन फोर्स आएगी t डैश मान लें इसको, तो ये m1 प्लस m2g। तो ये जो t बराबर m1g है ये पॉइंट p का टेंशन हो जाएगा, और ये जो t डैश दिखा रहे हो आप ये पॉइंट c का टेंशन हो जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें टोटल कितने पोर्शन से अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो टोटल कितने पोर्शन से, सबसे पहले हमारे पास ऊपर एक सीलिंग है। सीलिंग के बाद हमने क्या किया, हमने रोप के 2 टुकड़े कर दिए, रोप को 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया। ठीक, रोप के 2 पीसेस कर दिया आपने, थोड़ा सा मोटा थिक मान लेते हैं इसको, तो ये रोप के 2 पीसेस कर दिए हमने, ये आप समझो। तो सबसे पहला कनेक्शन किसके बीच में है, सबसे पहला कनेक्शन है सीलिंग और रोप के बीच में। तो सीलिंग और रोप के बीच में आपने एक हाइपोथेटिकल स्ट्रिंग मान ली, हाइपोथेटिकल स्ट्रिंग मान के यहाँ पर टेंशन टी डैश दिखा दिया। फिर जो रोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया उनके बीच में एक हाइपोथेटिकल स्ट्रिंग मान लो, उनके बीच में एक हाइपोथेटिकल स्ट्रिंग मान लीजिए, और इसमें टेंशन को टी दिखा रहे हो। और ये जो 2 टुकड़े किए हैं उसमें से जो नीचे वाला टुकड़ा है वो m1 मास का टुकड़ा है और ऊपर वाला टुकड़ा जो है वो m2 मास का टुकड़ा है। तो क्या ये क्वेश्चन सिमिलर नहीं हो गया इसके? Yes, sir. निकाल सकते हो Yes, टेंशन sir. फोर्स? Yes. इस अप्रोच में क्या होता है कि
चीजें जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगती हैं। अभी आपको और दिखाते हैं क्वेश्चंस में। देखो इसको तो बाद में करें, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन जैसे ये है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टॉप एक्सेलरेशन एट द टॉप पॉइंट, मिड पॉइंट एंड द बॉटम पॉइंट ऑफ द रोप। इसमें क्या हो रहा है कि ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, बीच में एक रस्सी है जिसका मास 2 किलोग्राम है और उसकी लेंथ 1 मीटर है, और हम इन पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ 200 न्यूटन से पुल कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को अपवर्ड डायरेक्शन में 200 न्यूटन से लेके जा रहे हो। तो इस रोप का टॉप मोस्ट पॉइंट, उसके कुछ नाम दे देते हैं, ए नाम दे दो, सेंटर पॉइंट को सी नाम दे दो और बॉटम पॉइंट को बी नाम दे देते हैं। तो एट टॉप पॉइंट का मतलब ए पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब सी पॉइंट और बॉटम पॉइंट का मतलब बी पॉइंट। इन पॉइंट्स पर टेंशन बतानी है आपको कि इन पर क्या क्या टेंशन होंगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनो, जब आपको टेंशन फोर्स पॉइंट ए पर निकालना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होगा, सुनिएगा। टेंशन एट ए मान लो ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करना चाह रहे हो वहां से सिस्टम को डिवाइड कर लो 2 पोर्शंस में। पॉइंट ए से आप डिवाइड कर दें और आप ये बताइए कि पॉइंट ए के ऊपर कितना मास है और पॉइंट ए के नीचे कितना मास है। टोटल मास ए पॉइंट से ऊपर कितना है और टोटल मास ए पॉइंट के नीचे कितना है। सर ए के ऊपर 3 kg है, ऊपर 3 kg है, नीचे 7 नीचे kg। 7 kg। ठीक, तो आप ये 2 मासेस मान लें, एक 3 kg का, एक 7 kg का, और इनको एक नॉर्मल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दो। नॉर्मल स्ट्रिंग, सर आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत। हाँ बताओ। सर अगर ये सब एक मास के हैं तो सर टॉप मिड और बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम आएगा? हाँ, एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो देखो बता रहा हूँ ना आपको, हमने क्या किया, मेरा प्रोसेस सुनो। जिस पॉइंट पर टेंशन निकालना है वहां से दोनों को डिवाइड करके मासेस अलग अलग कर दिए और उनके बीच में एक आइडियल स्ट्रिंग मान ली। अब इसके बाद ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि 3 किलोग्राम की बॉडी पर ऊपर की तरफ 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसके अलावा जो फोर्सेस होंगी, 3 किलोग्राम पर टेंशन फोर्स नीचे की तरफ, 7 किलोग्राम पर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, इसके अलावा ग्रेविटी की फोर्स होगी 3 किलोग्राम पर 30 की और 7 किलोग्राम पर 70 की। इतनी फोर्सेस हैं और ये पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट करेगा। तो जो 3 किलोग्राम बॉडी है उसकी इक्वेशन बन जाएगी 200। हालांकि एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ पर भी, फिर भी 3 किलोग्राम की इक्वेशन बनेगी 200 माइनस 30 उसका ग्रेविटी वाला फोर्स, माइनस टी उसका मास 3 इंटू एक्सेलरेशन ए। 7 किलोग्राम वाली बॉडी के लिए ऊपर की तरफ टेंशन टी, नीचे की तरफ 70 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय ए। अब आप इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके टी निकाल लीजिए कितना आ रहा है और ए भी आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना। आपको क्या आंसर बनना है आप बता दीजिएगा, जो आंसर है मुझे भी बता देना कितना आंसर आ रहा है। टेंशन एट मान लो पॉइंट सी पर निकालना है, मिड पॉइंट पर, तो आप फिर यही करेंगे। मिड पॉइंट सेंटर से अगर डिवीजन करेंगे तो सेंटर के ऊपर कितना मास है, कितना मास है सेंटर के ऊपर और कितना मास है सेंटर के नीचे, ये देख लो आप। 2 मासेस बनाओ, एक मास सेंटर के ऊपर वाला पोर्शन का होगा और एक सेंटर के नीचे वाले पोर्शन का होगा। तो रोप का मास अगर 2 किलोग्राम का है तो सेंटर पॉइंट से ऊपर रोप का 1 किलोग्राम आएगा, 1 किलोग्राम रोप का और 3 किलोग्राम ऊपर वाले ब्लॉक का, यानी कुल मिलाकर के 4 किलोग्राम ऊपर कर दो। और सेंटर के नीचे 1 किलोग्राम रोप और 5 किलोग्राम का ब्लॉक, यानी कि 6 किलोग्राम का ब्लॉक। बस, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर 200 न्यूटन की फोर्स लगा दीजिए। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बना करके अपने आंसर ले आओ। यहाँ पर टेंशन दिखाइए, यहाँ पर 4 इंटू जी 40, यहाँ पर टेंशन, यहाँ 6 इंटू जी 60 और एक्सेलरेशन ए। एंड फिर सेम इक्वेशंस बनाओगे आप। ठीक है, इक्वेशंस फिर ऐसी बनेंगी 200 माइनस 40 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू ए, और 6 केजी के लिए टी माइनस 60 बराबर इसका मास 6 इंटू ए। अब इसको सॉल्व करके टी निकाल लो कितना आता है। और तीसरा भी दिखा दे रहे हैं आपको, लास्ट पॉइंट भी दिखा दे रहे हैं। टेंशन एट बी पॉइंट निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस लगाओ। तो अब इसमें क्या करेंगे, फिर 2 मासेस बनाएंगे। इसमें फिर से 2 मासेस बना करके उनको नॉर्मल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दो। तो बी पॉइंट पर जब टेंशन दिखाओगे तो बी पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। बी पॉइंट के ऊपर, तो बी पॉइंट के ऊपर 2 किलो की रस्सी है और 3 किलो का ब्लॉक है, यानी 5 कुल kg। 5 केजी, और बी के नीचे भी 5 केजी है। इसके बाद 200 न्यूटन की फोर्स
बस खत्म हो गया क्वेश्चन। नीचे mg 50, नीचे टेंशन 4 दिखाया, इधर टेंशन 4 दिखाई, नीचे 50 दिखाई, और अब आप इक्वेशंस अपने आप बना लीजिएगा, एक्सेलरेशन ऊपर होगा। एक्चुअली तीनों से एक्सेलरेशन सेम आएगा, जानते हो। एक्सेलरेशन चाहते तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? अगर आप एक्सेलरेशन को डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो आप इस पूरे को एक यूनिट मान लो, क्योंकि चलेंगे तो तीनों एक साथ ही। तो अगर पूरे को यूनिट मान लेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर 200 न्यूटन का लग रहा है ऊपर, और एक और एक्सटर्नल फोर्स होगा ग्रेविटी का। तो टोटल कितना मास हम लोग ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं? 3 किलोग्राम 10 प्लस kg 2। हाँ, तो 10 केजी 10 का kg। 10 केजी का ग्रेविटी हो गया 100। तो 200 न्यूटन का ऊपर वाला फोर्स और 100 न्यूटन की ग्रेविटी टोटल, एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास 10। तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी सिस्टम को इकट्ठा मान करके। तो एक्सेलरेशन इसका डायरेक्टली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर आप ये अप्रोच लगाओगे तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच बन जाती है, फिर आपको दो दो इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक इक्वेशन से डायरेक्टली टी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा। दो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब पार्ट प्रैक्टिस का पार्ट है। स्पीड बिल्डिंग पार्ट है, एक्यूरेसी, स्पीड, लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना। कई सारे पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे। नॉलेज के अलावा ये सब मैटर करेगा आपका। इसमें फाइंड द टेंशन एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑफ द रोप। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कितना टेंशन है ये आपको बताना है। सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। तो एक ब्लॉक है यहाँ पर, ब्लॉक के साथ हमने एक रस्सी कनेक्ट कर दी है और रस्सी को राइट साइड पर पुल कर रहे हो। सो अ ब्लॉक ऑफ मास एम, रोप मास एम, लेंथ एल। एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा मैं, वो चलो बाद में कर लेंगे, अभी फिलहाल। तो पहला काम आप क्या करें? पहला काम देखो, एक्सेलरेशन डायरेक्ट कैसे आएगा वो सुनो। पहले एक काम करेंगे, पहले इन सबको मिला करके एक सिंगल यूनिट मानो। इनको मिला करके ना आप एक सिंगल यूनिट मान लो और पता लगाओ कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स ये कैपिटल एफ है, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये बात समझ में आई आपको कि एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं yes Yes. sir टोटल फोर्स बाय टोटल मास करके, राइट। अब टेंशन फोर्स निकालनी है, तो मान लो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टेंशन एट बी। ठीक, कोई बात नहीं। तो अब आप टेंशन एट बी निकालने के लिए क्या करिए, बी पॉइंट के दोनों तरफ दो मासेस दिखाओ। कितने कितने मास दिखाओगे? बी के लेफ्ट साइड और बी के राइट साइड, और उनके बीच में एक रस्सी कनेक्ट कर देंगे। तो पॉइंट बी के लेफ्ट साइड तो एम है, और पॉइंट बी के राइट साइड पर पॉइंट बी small m स्मॉल एम है, और इनको आप पुल कर रहे हो। अब इनके बीच में क्या टेंशन लगेगा ये कैलकुलेट कर लो। एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो ऑलरेडी। तो न्यूटन लॉ की इक्वेशन राइट वाले ब्लॉक के लिए एफ माइनस टी इजिकल्स टू एम ए, और लेफ्ट वाले ब्लॉक के लिए न्यूटन लॉ की इक्वेशन बनेगी टी बराबर कैपिटल एम इंटू ए, और ए ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि टेंशन बी पॉइंट पर जो मिलकर के आएगी वो आएगी कैपिटल एम इंटू एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इसी इक्वेशन से आंसर आ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि ए तो निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आया चीज? yes sir ठीक है ना? आप देखिए, Yes, ये sir. ये सबसे इजी अप्रोच है टेंशन किसी भी पॉइंट पर निकालने की। टेंशन एट ए निकालना है आपको, मान लो। ठीक है, टेंशन एट ए निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट ए के लेफ्ट साइड पर कितना मास है? पॉइंट ए के लेफ्ट साइड का मास कैपिटल एम so m plus m एम, M plus M. और पॉइंट ए के राइट साइड पर तो कोई मास है नहीं, तो जीरो कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर टेंशन फोर्स, यहाँ पर टेंशन फोर्स, और यहाँ पर एफ, एक्सेलरेशन निकाल चुके हो। इस जीरो मास के लिए क्या लिखोगे? कैपिटल एफ माइनस टी बराबर मास जीरो इंटू एक्सेलरेशन ए, और यहाँ पर क्या लिखोगे? टी बराबर टोटल मास एम प्लस एम इंटू ए। सेम ही आंसर आएगा। आप ए को एफ अपॉन एम प्लस एम पुट करो, तो चाहे आप इधर वाली इक्वेशन से निकालो, चाहे बेसिकली टी और एफ बराबर आ जाएंगे। yes sir आ रही बात समझ में? कि जीरो मास भी होगा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। Yes. इस अप्रोच में कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करते हो ना, बड़ा आसान तरीका है ये टेंशन निकालने का। इसको मान लो, जैसे मैं आपसे कह देता इसी क्वेश्चन में कि इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे कह दिया जाता है कि फाइंड टेंशन एट L/3 डिस्टेंस फ्रॉम ए,
जो ए वाला एंड है उससे L/3 डिस्टेंस पर कितनी टेंशन होगी, या किसी भी डिस्टेंस पे पूछ सकते हो आप, प्रोसेस तो एक ही होगा, L/3 L/4 L/5 कोई भी डिस्टेंस हो, तरीका तो वही रहेगा। क्या तरीका रहेगा फिर से देख लो एक बार, बस लास्ट एग्जांपल है, प्रोसेस यही रहेगा। आप किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो एट L/3 फ्रॉम ए, चलो ये क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, दो मासेस कन्वर्ट करें, कितने कितने मासेस बनाएंगे यार, कितने कितने मासेस बनाओगे आप, उनको कनेक्ट करके यहाँ पर एफ लगा दो। अब कितने कितने मासेस दिखाओगे आप ये बता दो। सर एक m/3 होगा और एक m+2m/3। इधर m/3 हो जाएगा राइट साइड पर, क्योंकि जब आप a से L/3 डिस्टेंस पे चले जाओगे, L/3 डिस्टेंस पे, तो उस पॉइंट के राइट साइड तो 1/3 मास आएगा रोप का, और 2/3 मास लेफ्ट साइड हो जाएगा, और वो कैपिटल M से अटैच कर देंगे, तो कैपिटल M प्लस 2/3 ऑफ स्मॉल m। अब यहाँ पर टेंशन दिखाया, यहाँ पर टेंशन दिखाया, एक्सेलरेशन दिखाई, इक्वेशन लिख दी, तो कैपिटल T बराबर कैपिटल M प्लस 2/3 स्मॉल m इंटू ए। उधर इक्वेशन लिखने की जरूरत है ही नहीं, लिख दोगे तो भी आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जरूरत नहीं है उसकी। F माइनस टी बराबर m/3 इंटू ए, और ए ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेटेड है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। समझ पाए इसको भाई? Yes, sir. ठीक है, बाकी लोग देखो आसान तरीका है ये, बिल्कुल आप इसको सिंपल रखना यस सर। है ना, बहुत इजी रखना है इसको, कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं टॉपिक्स को। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़ा था क्योंकि ये थोड़ा सा एक मतलब यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, कि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आपसे कि एक रोप है और m मास लेंथ है, कि वो टाइट किया गया बिटवीन द टू ट्रीज, मतलब दो पेड़ के बीच में, और रोप मेक्स अ सिमेट्रिकल कर्व, ये कहना चाहते हैं आपसे, एंड टेंजेंट ड्रॉन, बाकी तो इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि, ये कहना क्या चाह रहे हैं वो बता दें आपको, कि ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर आप मान लो कोई ट्री है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ट्री से एक रस्सी बांध रहे हो, नॉर्मली कपड़े वपड़े सुखाने के लिए बांधी जाती है ये गांव टाइप में, तो ये दो ट्रीज हैं, उनके बीच में आपने क्या किया, एक रस्सी बांधी, और वो रस्सी जो आप बांध रहे हैं ना, वो एक कर्व बना लेती है, तो वो स्ट्रिंग बांध रहे हो, वो स्ट्रिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कर्व के फॉर्म में आ गई। प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है, अगर दो पेड़ पे रस्सी बांधोगे तो वो रस्सी थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। तो मान लो ये ट्री ए है और ये ट्री बी है, दो ट्रीज हैं यहाँ पर, और उनके बीच में एक रोप है, तो वो रोप एक सिमेट्रिकल कर्व बना रही है, और उस सिमेट्रिकल कर्व का जो रोप बन रहा है उसके बारे में आपसे एक चीज कही गई, टेंजेंट ड्रॉन टू द रोप एट द पॉइंट वेयर इट इज टाइड मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये चीज वो ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर उसको आपने पेड़ से बांधा हुआ है ना, जहां पर पेड़ से बांधा है वहां पर इस रोप का अगर एक टेंजेंट लो, टेंजेंट, तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पर है, और सिमेट्रिकल कर्व है तो इधर भी थीटा होगा यार, ये यहाँ पर मेंशन्ड है, कर्व सिमेट्रिकल है, दोनों ट्रीज पर एक जैसी सिचुएशन है। अब आपको निकालना है फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ रोप, इसके सेंटर पर, यहाँ पर कितनी टेंशन होगी। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये अब उस अप्रोच से नहीं होगा जो अभी हमने किया था ना, उससे नहीं होगा ये, क्योंकि रोप कर्व हो चुका है ना। जब रोप स्ट्रेट रहे, सीधी रोप रहे, जैसे इन सब क्वेश्चंस में रोप बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट रोप है, तो इनको तो आप इस मेथड से फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहां पर रोप कर्व हो जाएगा वहां पर ये मेथड थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, वहां पर ये मेथड काम ही नहीं करता। तो आगे एक दो क्वेश्चंस और भी करने हैं भी आपको, सर्कुलर मोशन के, रोटेशन वाले के, कि रस्सी को गोल गोल घुमाएंगे तो उसमें कितनी टेंशन आएगी, रिंग को घुमाएंगे तो कितनी टेंशन आएगी, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इसका एक बड़ा यूनिक और डिफरेंट अप्रोच है, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, ये तभी कर पाओगे जब ऑलरेडी कहीं से ट्राई किया हो। देखिए ए पॉइंट, सी पॉइंट और इसको बी पॉइंट ऐसे मान लो। अब आप बताओ बच्चा क्या होगा, देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, आप पॉइंट ए से पॉइंट सी तक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ AC पार्ट ऑफ रोप। पहली बार आप रोप का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, अभी तक आप बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, पहली बार अब आपको मैं किसी रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहा हूं कि रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है।
तो जो ए से सी तक की रस्सी है वो कुछ इस तरीके से है, कर्व के शेप में है वो। पॉइंट सी पर वो हॉरिजेंटल हो जाएगी, पॉइंट सी पर। तो यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर पॉइंट सी हो गया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? तो अगर हमारी रोप का मास m है तो ए टू सी ये हाफ हाफ है, मतलब m/2 मास इधर होगा और m/2 मास इधर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर आप एक फोर्स नीचे की तरफ दिखाओगे जो एक्चुअल में इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, बट सेंटर ऑफ मास अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर m/2 मल्टीप्लाइड बाय g, ये तो ग्रेविटी की फोर्स हो गई। इसके अलावा कौन सा फोर्स होगा? तो रोप में टेंशन फोर्स तभी आती है जब उस रोप को कोई और पुल कर रहा हो, कोई और पुल कर रहा हो। और टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, बाहर की तरफ। ऐसे याद रखिएगा, टेंशन हमेशा रिलीज की जाती है, चाहे वो आपको आपको वैसे टेंशन हो जाए चाहे स्प्रिंग की टेंशन हो जाए। तो टेंशन कभी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। हमेशा ये होता है कि टेंशन को रिलीज करा जाए, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी। तो आप पॉइंट सी पर जब टेंशन दिखाएंगे तो अवे फ्रॉम बॉडी यानी कि बाहर जाता हुआ दिखाइए, इस तरफ। पॉइंट सी पर टेंशन बाहर जाता हुआ, ये आप दिखाओगे टेंशन एट पॉइंट सी। और पॉइंट ए पर जब टेंशन दिखाएंगे तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन में बॉडी से बाहर जाता हुआ, टेंजेंट की डायरेक्शन में बॉडी से बाहर जाता हुआ टेंशन एट पॉइंट ए, जो कि थीटा एंगल पर है हॉरिजॉन्टल से। अब जो टेंशन ए पॉइंट पर लग रहा है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ए पॉइंट वाला टेंशन किसी एंगल पर लग रहा है। तो टेंशन एट ए पॉइंट को आप रिजॉल्व करोगे तो टेंशन एट ए पॉइंट का लेफ्ट साइड कंपोनेंट होगा और एक अपवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा। कितना कंपोनेंट टेंशन एट ए पॉइंट पर लेफ्ट साइड आएगा? ए पॉइंट की टेंशन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेफ्ट साइड पर आएगा? अगर TA cos थीटा। ये cos थीटा। और अपवर्ड साइड पे कितना आएगा? अपवर्ड साइड पर वर्टिकली अपवर्ड TA sin थीटा। TA sin थीटा। तो अब बैलेंसिंग कर दो, क्योंकि ये रोप रेस्ट पे है, पेड़ के बीच में बंधी है तो पेड़ भाग तो जाएगा नहीं कहीं। पेड़ के बीच में रस्सी बंधी है तो पेड़ तो चलेगा नहीं, रस्सी भी नहीं चलेगी। तो बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है तो हम फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। तो टीए का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है यानी कि टीए साइन थीटा, वो बैलेंस कर देगा m/2 इंटू जी को। और टीए का जो लेफ्ट कंपोनेंट है यानी कि टीए कॉस थीटा, वो बैलेंस कर देगा टेंशन एट पॉइंट सी को। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टीए टीए कैंसिल और टेंशन एट पॉइंट सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। सर जी, C पे हम लोग टेंशन को टेंजेंट का लॉन्ग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? टेंजेंट ही दिखाया है, हॉरिजॉन्टल दिखाया है। पॉइंट सी पर तो हॉरिजॉन्टल ही होगा ना, यहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। ठीक है सर, समझ। सिमेट्रिकल कर्व है ना, इसलिए पॉइंट सी पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। पॉइंट सी पर हॉरिजॉन्टल टेंशन दिखाएंगे, पॉइंट ए पर थीटा एंगल पर दिखाएंगे। और टेंशन हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ जानी चाहिए, पुलिंग फोर्स होता है। तो पुल किसी भी बॉडी पर हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ होती है, बॉडी के अंदर की तरफ उसको पुश किया जाता है और बाहर की तरफ पुल किया जाता है। इनफैक्ट आप टेंशन ए पॉइंट पर भी निकाल सकते हो ना, इसमें दोनों आंसर आ जाएंगे। ध्यान से देखो तो दोनों आंसर आ गए, सिर्फ सी पॉइंट पर नहीं। टेंशन एट ए पॉइंट भी कैलकुलेट हो रहा है, वो आ रहा है mg/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ए पॉइंट का टेंशन। और टेंशन एट पॉइंट सी तो आ ही रहा है कैलकुलेट करके, वो आ रहा है mg/2 और आई थिंक कॉट थीटा, ये आ रहा है आपका, ये क्वेश्चन आ रहा है ए और सी पॉइंट के टेंशन फोर्सेस। यस सर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको। इसके अलावा टेंशन के क्वेश्चन मास पुली सिस्टम्स में निकालने बताए हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशंस के थ्रू। कंस्ट्रेंट इक्वेशन से मास पुली वाले क्वेश्चंस के अंदर टेंशन निकाल सकते हो। और ये जो टेंशन के अलग से एग्जांपल मैंने लिए हैं, ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, बट क्या होता है कि एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन काफी आया करते हैं, तो इस वजह से हमने इसको लिया है, इस टाइप के क्वेश्चन को, हैंगिंग रोप को। ठीक है जी। यस सर। तो अब देखिए, न्यूटन लॉ में जो चैप्टर थे हमारे, न्यूटन लॉ और फ्रिक्शन, दो चैप्टर जो हैं, न्यूटन लॉ एंड फ्रिक्शन, ये दो चैप्टर हमारी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। देखो ऐसे अगर हम ढूंढ ढूंढ के पढ़ाएंगे, एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद कर दी।